गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सभी स्टूडेंट फटाफट से लाइव बने। ठीक है, सारे के सारे स्टूडेंट फटाफट से लाइव बनते जाएं। तो जैसे स्टूडेंट आप लोगों का यूपीएमआरसी का एग्जामिनेशन डेट आ चुका है, तो आज का जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट आप लोगों का कंट्रोल सिस्टम है, जो आपके जेई और एससीटीओ दोनों में आप लोगों का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दोनों में इससे आपके क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम लोग आज के क्वेश्चंस को। आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं कि जो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिफरेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए डिटेल्ड बुक अवेलेबल हो चुकी है। यूपीएमआरसी के जैसे दो सब्जेक्ट आपके पास सिलेबस में भी हैं, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी टेक्निक, और आप लोगों का इसी तरह से कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रूमेंटेशन, वो दोनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस भी इस बुक में अवेलेबल हैं। वो दोनों सब्जेक्ट्स भी इस बुक में अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों का कंट्रोल सिस्टम का आज की क्लास का। सबसे पहले आज का डेट आप लोगों का कितना है, 4 मई 2024। चलिए आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा स्टूडेंट। ये टर्म हम लोगों ने सिग्नल एंड सिस्टम में भी पढ़ी होती है। ठीक है, कि मुझे जनरली लिख क्या रहा है स्टूडेंट आप लोगों का, इस टर्म को अगर मैं लेकर भी चलता हूँ कि द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन की बात कर रहा है आर अप्लाइड टू। तो ये सेम क्वेश्चन हम लोग सिग्नल एंड सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं, या सिग्नल एंड सिस्टम में भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये कंडीशन कहाँ आती है स्टूडेंट आप लोगों की, कि प्रिंसिपल ये जो अप्लाइड होता है, ठीक है, ये दोनों कंडीशंस अगर मैं एक बार आपसे कहूँ भी कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। पहली कंडीशन मैंने यहाँ से कही भी स्टूडेंट आपकी, कि पहला हमने कहा कि होमोजेनिटी आपकी कंडीशन, ठीक है, कि यहाँ से क्या कहा, होमोजेनिटी की कंडीशन हमने कही, और वहीं दूसरा कंडीशन लिख रहा है स्टूडेंट आप लोगों का सुपरपोजिशन का। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं कहता भी हूँ स्टूडेंट आप लोगों का कि होमोजेनिटी को ही और क्या कहते हैं स्टूडेंट, आपका स्केलिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, सुपरपोजिशन को और क्या कहते हैं स्टूडेंट आप लोगों का, एडिटिविटी की प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, एडिटिविटी प्रॉपर्टी भी होता है। ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट आपका, दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे भी, यहाँ से अगर हम लेकर भी चलते हैं, मैंने सिंपल सी बात कही कि अगर किसी सिस्टम के लिए अगर आपका जो इनपुट है, ठीक है, ये हमारा x ऑफ t है, ठीक है, और इसके रिस्पेक्टिवली जो आप लोगों का आउटपुट आ रहा है वो y ऑफ t आ रहा है। ठीक है, तो होमोजेनिटी का मतलब होता है स्टूडेंट आप लोगों का, जिसको हम स्केलिंग भी कह रहे हैं। अगर हम लेकर भी चलते हैं कि आपका कोई इनपुट है xt, और इसके हिसाब से आपका जो आउटपुट आ रहा है वो y ऑफ t है, तो होमोजेनिटी की जो प्रिंसिपल होता है ये क्या कहता है कि अगर आप इनपुट के साथ किसी वेरिएबल किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अपने आप जो आउटपुट आएगा वो सेम वैल्यू से मल्टीप्लाइड आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट आपका ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कहा, ये हमारा क्या आता है, होमोजेनिटी आता है। वहीं सुपरपोजिशन की अगर मैं बात करता हूँ, मैंने कहा कि हमारे पास किसी सिस्टम में पहला इनपुट है जिसके रिस्पेक्टिवली जो आउटपुट आ रहा है वो y1t है। ठीक है, दूसरा इनपुट हमने दिया, हमने कहा कि x2t हमने दूसरा इनपुट दिया, जिसके हिसाब से आउटपुट जो आ रहा है वो y2t आ रहा है। नमस्ते सर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ से लेकर चलूँ कि अगर मैं ओवरऑल इनपुट को एक साथ अप्लाई करता हूँ x1t प्लस x2t, ठीक है, तो इसके मुझे कह रहे कुछ, आपसे कुछ कह रहे हो ठीक है, तो यहाँ से टोटल रिस्पांस क्या आ जाएगा आपका, y1t प्लस y2t, ये आउटपुट का भी क्या हो जाएगा, आपका एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। तो इस कंडीशन को अगर हम देखते भी, ये तो आपका नॉर्मल कंडीशन हो गई। अब यहीं से जो बात निकल के आती है कि अगर इनपुट को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, x1t, और प्लस आपका दूसरे इनपुट को भी अगर हम किसी अदर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो ओवरऑल रिस्पॉन्स आपका आएगा वो भी कैसा आएगा, मल्टीप्लाइड फॉर्म में आएगा, ay1t प्लस b इंटू y2t, ये कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। और ऐसा कोई भी सिस्टम स्टूडेंट आपको याद भी होगा। ठीक है सर, बुक का प्राइस कितना है, बुक आपकी डिस्काउंट पर अभी चल रही है, आप लोग वेबसाइट पर देख सकते हैं, तो आप लोगों का जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो आपको विजिबल हो जाएगा।
ठीक है इतना। अब देखिए यहाँ से हमने क्या कहा कि मैंने आपको क्लास में जब पहले हमने क्या कहते हैं सिग्नल सिस्टम भी पढ़ा था, तब भी कहा था कि ऐसा कोई भी सिस्टम जो होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन दोनों प्रिंसिपल को फॉलो करता है, दोनों के दोनों फॉलो होने चाहिए, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, ऐसा सिस्टम होता है आपका लीनियर सिस्टम। ठीक है, ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर सिस्टम कहते हैं। कि कोई ऐसा सिस्टम जो आपकी होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन दोनों प्रिंसिपल को फॉलो करे, तो ये आपका लीनियर सिस्टम होता है। प्लस इस लीनियरिटी के साथ अगर वो टाइम इनवेरिएंट की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, तो फिर वो सिस्टम होता है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो यहाँ आपका आंसर आना था कि द प्रिंसिपल ये जो अप्लाई होते हैं वो किस पर होते हैं स्टूडेंट, आपके एक LTI सिस्टम पर होते हैं। शॉर्ट पे अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या होता है आपका LTI सिस्टम होता है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि आउटपुट ऑफ द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ, कि अगर एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की, भाई मुझे नहीं याद है कि प्रॉपर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम किस तरह से बनता है, मैंने नॉर्मल कहा कि अगर मैं एक जनरल सर्किट को लेकर चलता हूं तो हम लोग यहाँ कहते हैं कि ये हमारा क्या है, एम्पलीफायर है। ठीक है, ये हमने जनरल कहा कि अपना क्या है, एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर पर मैं एक स्टैंडर्ड सर्किट बना के चल रहा हूँ। इस एम्पलीफायर पर मैंने सीधे कहा कि ये हमारा क्या है, इनपुट है, ये इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट के कुछ पार्ट को अप्लाई कराना है हमें इनपुट पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फीडबैक। यहाँ से अगर मैं लेकर भी चलता हूँ तो मैंने सिंपल सी बात क्या कही कि ये आ जाएगा आपका फीडबैक। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हमने फीडबैक अप्लाई कर दिया, इतना ठीक है। अब देखो, हमें क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट आपका कि कोई भी जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें जो आउटपुट आएगा, तो ये आउटपुट किस किस पर डिपेंड करेगा। तो आप अगर यहाँ से देखोगे भी तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक तो मेरा यहाँ से रेफरेंस इनपुट आ रहा है। ठीक है, कि एक तो रेफरेंस इनपुट है हमारा, ठीक। फिर दूसरा मेरा यहाँ से क्या आ रहा है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से मेरी क्या आ रही है, एक फीडबैक वाली वैल्यू आ रही है। भाई फीडबैक लगाया इसलिए है कि इससे कंपेयर करके फिर यहाँ अपने एरर सिग्नल को जनरेट करके और तब हमारा आउटपुट को प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो इसका मतलब जो आउटपुट डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट आपका, वो रेफरेंस इनपुट पर और फीडबैक पर डिपेंड करता है। कि इनपुट और फीडबैक सिग्नल पर हमारा क्या करता है स्टूडेंट, आपका आउटपुट ओवरऑल डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी है। भाई थोड़ा सा तेज चलूंगा, जिस स्टूडेंट को नहीं समझ आए तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आप लोगों का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम, कि कौन सा एक फीचर नहीं है। ठीक है, नॉट द फीचर ऑफ मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम, कि मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम का फीचर कौन सा नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम, क्विक रिस्पॉन्स, एक्यूरेसी। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है आपकी कि आपको ये याद रखना है कि मुझे बताना क्या है, नहीं वाला बताना है, मतलब मुझे गलत वाला बताना है कि जो नहीं है। क्विक रिस्पॉन्स, एक्यूरेसी, या करेक्ट पावर लेवल, या नो ऑसिलेशन। बताइए जरा कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, आंसर दीजिए फटाफट से। क्या होगा, ऑप्शन डी। अच्छा, भाई हमें नहीं वाला बताना है, हमें ये बात याद रखना कि हमें वो फीचर बताना है जो मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम में नहीं है, हमें वो नहीं बताना है जो है। कौन सा होगा, हो जाएगा। कौन सा है सर, सी है।
देखें यहाँ से अगर मैं लेकर भी चलता हूँ कि मैंने क्या कहा, मैं बात करता हूँ कि फीचर्स को दिखाता हूँ आपको, ठीक है, फीचर्स ऑफ मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, फीचर्स ऑफ मॉडर्न, ठीक है, यहाँ से देखते भी हैं फीचर्स ऑफ मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, मैं जनरल फीचर्स की बात करता हूँ। हमने क्या कहा कि जो आपका मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम होता है, सबसे पहली बात याद रखिएगा कि यहाँ से स्टेबिलिटी, ठीक है, कि क्या कर सकते हैं हम लोग, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ से स्टेबिलिटी क्या हो सकती है आपकी, कंट्रोल हो सकती है। इसमें भी हमने साफ कहा कि अगर नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी कैसी होगी स्टूडेंट आप लोगों की, यहाँ से अगर हम देखते भी हैं कि ये स्टेबिलिटी आपकी कैसी आएगी, ज़्यादा आएगी, ठीक है। दूसरी बात याद रखते हैं कि आउटपुट आपका बार बार कंपैरिजन के बेसिस पर आता है, तो ये भी बात आपकी निकल के आ जाती है कि इसका जो एक्यूरेसी होगा वो कैसे होगा स्टूडेंट आप लोगों का, ज़्यादा होगा, ठीक है, कि एक्यूरेसी जो होगी हमारी वो कैसे होगी, ज़्यादा होगी। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूँ स्टूडेंट आपका, ये हमारी अपनी बुक ही जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक है 7000 MCQs की, उसी के क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखें एक्यूरेसी हाई होता है स्टूडेंट आप लोगों का, रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर आप लेकर भी चलते हैं तो हमने यहाँ दो ऑप्शंस को देखा। अच्छा, यहाँ स्टेबिलिटी अगर हाई होगी स्टूडेंट आप लोगों की, तो इसके बेसिस पर आप कह सकते हैं, ठीक है, कि ऑसिलेशंस कैसे होंगे स्टूडेंट आपके, लो ऑसिलेशंस होंगे, ठीक है, कि ऑसिलेशंस क्या होंगे आपके, कम होंगे। तो इसका मतलब आप लोगों का यहाँ अगर मैं देखता हूँ कि ये फीचर आ चुका है, ये फीचर आ चुका है, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट आप लोगों का कि रिस्पॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा आपका फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के केस में डिले ज़्यादा होता है, ठीक है। अब डिले ज़्यादा होने की वजह से जो आप लोगों का रिस्पॉन्स आता है वो क्विक नहीं बल्कि कैसा आता है आप लोगों का, स्लो रिस्पॉन्स आता है। तो हमारा फीचर कौन सा नहीं है स्टूडेंट आप लोगों का, क्विक रिस्पॉन्स वाला फीचर नहीं है। पावर लेवल की भी अगर मैं बात करता हूं तो कंपेयर करके चल रहा होता है, अपने बैलेंस करके चलता है किसको, पावर लेवल को। तो ये भी आपका क्या आएगा, फीचर्स में आएगा, ठीक है। हो जाएगा इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इफ द इनिशियल कंडीशन फॉर अ सिस्टम आर इनहेरेंटली जीरो, व्हाट डज इट्स फिजिकली मीन, किसका फिजिकली मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि किसी भी सिस्टम के लिए, चाहे वो कोई भी सिस्टम आपका, अगर हमने यहाँ से कहा कि इनिशियल कंडीशन, आंतरिक जो स्थितियां हैं, इनिशियल कंडीशन हमारी कैसी है, कि यहाँ से हमने कहा कि इनिशियल कंडीशन आपकी ज़ीरो है। इनिशियल कंडीशन ज़ीरो होने का मतलब होता है स्टूडेंट आप लोगों का कि जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, वो कैसा है आप लोगों का, सिस्टम इज़ इन रेस्ट स्टेट, कि अपना जो सिस्टम है वो किस स्टेट में आप लोगों का, रेस्ट स्टेट में है, सिस्टम इज़ इन रेस्ट स्टेट। और दूसरी बात अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि हमने क्या कहा कि नो एनर्जी स्टोर्ड, कि कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होगी, नो एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम, कि हमारे सिस्टम में कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होगा। तो यहाँ से मैंने सिंपल सी बात क्या कही कि इनिशियल कंडीशन जीरो होने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, कि सिस्टम रेस्ट स्टेट में है और वहाँ पर कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं है पहले से, ठीक है। ये जनरल मीनिंग होता है आप लोगों का किसका, कि जब आपसे ये कहा जाए कि इनिशियल कंडीशंस आपकी कैसी हैं, जीरो है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखता भी हूँ कि यहाँ पहला लिख रहा है कि रेस्ट स्टेट बट स्टोर, गलत है। वर्किंग, ये भी गलत है। द सिस्टम इज रेस्ट और नो एनर्जी स्टोर्ड एट एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर आना है स्टूडेंट आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। सभी स्टूडेंट आंसर जरूर देते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आप लोगों का, नोड हैविंग ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस। अगर मैं नोड की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो सबसे पहला मैंने यहाँ से क्या कहा कि मैं जनरल लेकर भी चलता हूँ, मैं यहाँ से अगर लिखता भी हूँ कि नोड्स को अगर मैं डिफाइन करता हूँ, आपको थोड़ा सा यहाँ से लिखकर भी दिखाता हूँ कि मैंने सबसे पहले बात कही स्टूडेंट आप लोगों की इनपुट नोड, ठीक है। इसको अगर मैं लेकर चलता हूँ तो इनपुट नोड कौन सी नोड होती है स्टूडेंट आपकी, इनपुट नोड पे अगर आप कभी भी देखेंगे तो वहाँ से सिर्फ इनपुट दूसरी तरफ को जा रहे होंगे। तो यहाँ सिर्फ क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, ये एक ऐसी नोड होती है स्टूडेंट आपकी कि जहाँ पर ओनली आउट गोइंग ब्रांच होती है, जहाँ पर क्या कनेक्टेड होती है आपकी, सिर्फ बाहर को जाने वाली ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं दूसरी बात करता हूँ स्टूडेंट आपका कि मैंने कहा आउटपुट नोड,
ठीक है। दूसरा अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ कि आउटपुट नोड, तो आउटपुट नोड आप जानते हैं कि ये नोड अगर आउटपुट है तो इस पर इनपुट से सारे क्या आ रहे होंगे, आपके इन आ रहे होंगे। तो यहाँ क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, ओनली इनकमिंग ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, यहाँ से सिर्फ क्या होगा आपका, इनकमिंग ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, ये आगे इनकमिंग ब्रांचेज। तीसरी टाइप की जो नोड आती है स्टूडेंट आप लोगों की, जो बीच में हमारी चल रही होती है, वो होती है आपकी मिक्स नोड। मिक्स नोड की अगर मैं बात करता हूँ, मिक्स नोड को अगर हम लिखते हैं तो यहाँ आप लोगों का, जैसे मैंने कहा भी स्टूडेंट आप लोगों को कि मिक्स नोड की अगर मैं बात करता हूँ कि ये नोड होगी आपकी बीच में कहीं भी, तो यहाँ से आगे भी जा रहा होगा, ये ऐसे इस तरह से इनपुट भी आ रहा होगा, इस तरह से फीडबैक भी जा रहा होगा। तो ऐसी नोड में क्या होते हैं स्टूडेंट आपके, बोथ इनकमिंग, ठीक है, कि दोनों टाइप की आपकी ब्रांचेस यहाँ पर होती है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रांचेस। ठीक है, कि यहाँ पर आपकी इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ब्रांचेस होती हैं, कि बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रांचेस। ठीक है, तो यहाँ आपकी डिफरेंट टाइप की नोड्स मैंने अभी डिफाइन की है। आगे धीरे धीरे जब हम लोग देखेंगे भी तो और भी डिटेल में इन चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ मैंने क्या कहा कि सिर्फ आउटगोइंग, तो सिर्फ आउटगोइंग कहाँ पर होती है स्टूडेंट आप लोगों की, इनपुट नोड पर होती है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, कि जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, when deriving the transfer function of a linear element, ठीक है, कि ट्रांसफर फंक्शन जब डिराइव किया जाता है, तो जरा ऑप्शंस को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। अब देखें, ट्रांसफर फंक्शन की बात आई है स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले ट्रांसफर फंक्शन को समझा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, यहाँ मैं थोड़ा सा आप लोगों को ट्रांसफर फंक्शन को इलेबोरेट कर देता हूँ। देखिएगा, हमने कहा बात चल रही है स्टूडेंट आप लोगों की ट्रांसफर फंक्शन की। ठीक है, कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको सिंपल याद रखनी है स्टूडेंट आपको कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है आपका, कि अगर मैं जनरली लिखूं भी कि ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट, या आप कह सकते हैं कि रेशियो होता है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट का। अलग अलग लेना है, साथ में नहीं लेना है। कहने का मतलब कि अगर ऐसे लिख दोगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, तो ये ट्रांसफर फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन आपका कैसे होता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, पर इसके साथ एक कंडीशन नेसेसरी होती है, विद ऑल इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, विद ऑल इनिशियल कंडीशंस, कि जितनी भी इनिशियल कंडीशंस होंगे, विद ऑल इनिशियल कंडीशंस मस्ट बी जीरो, कि सारी की सारी इनिशियल कंडीशंस कैसी होनी चाहिए आपकी, आवश्यक रूप से जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अगर जीरो होंगी तभी हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं कहता भी हूँ कि फॉर अ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, अगर हम कहते भी हैं, जो हम लोग जनरली बुक्स में भी देखते हैं, एग्जाम्स में भी देखते हैं, कि किसी भी एक स्टैंडर्ड कंट्रोल सिस्टम के लिए अगर आप देखेंगे, इनपुट जो रिप्रेजेंट होता है स्टूडेंट आप लोगों का, ये होता है आर ऑफ टी से। ठीक है, वही रिस्पॉन्स या अगर मैं आउटपुट की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो ये होता है आपका सी ऑफ टी से। ठीक है, तो हमें अगर ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो मैं यहाँ से सबसे पहले क्या करूँगा कि मैंने ये कहा कि इसका अगर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूँ तो ये हो जाएगा आर एस। ठीक है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूँ तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका सी एस। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर अब मैं यहाँ से देखूँ कि अगर अब मैं ये कहता हूँ कि ट्रांसफर फंक्शन बराबर, तो कैसा आ जाएगा आपका सी एस अपॉन आर एस आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा, सी एस अपॉन आर एस, और साथ में याद रखना है कि इनिशियल कंडीशंस कैसी हैं, जीरो है। तो ये हमारा क्या आ जाता है स्टूडेंट, आपका ट्रांसफर फंक्शन निकल कर आ जाता है। तो ये एक बेसिक आइडिया स्टूडेंट मैंने आप लोगों को दिया कि ट्रांसफर फंक्शन जनरली कैसे होता है या क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ अगर मैं लेकर भी चलता हूँ कि हमें क्या लिख रहा था कि ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट कि पहला लिख रहा है कि बोथ इनिशियल कंडीशन एंड लोडिंग। लोडिंग की बात नहीं आती, इनिशियल कंडीशंस आर टेकन नहीं,
इनिशियल कंडीशंस आर एज्यूम्ड टू बी जीरो बट लोडिंग कंडीशन इज एज्यूम्ड टू बी अकाउंट। ठीक है, कि जो इनिशियल कंडीशंस होती हैं सिर्फ वो जीरो होती हैं, बाकी जो लोडिंग कंडीशन मतलब जो भी आप लोगों का चाहे वो गेन है, चाहे वो पाथ गेन है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, सबको आपको कंसीडर करना होता है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन था आप लोगों का। यहीं पर यही क्वेश्चन हमें पूछा भी था कि हमारी सिर्फ क्या होनी चाहिए, इनिशियल कंडीशंस जीरो होनी चाहिए। ठीक है, जबकि यहाँ याद रखिएगा, बट अगर मैं लिख भी देता हूँ कि जो हमारी लोडिंग कंडीशन होती है, बट लोडिंग कंडीशन कि जो लोडिंग कंडीशन होती है दैट डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, कि वो जीरो नहीं होनी चाहिए, वो कुछ ना कुछ आपके अप्लाइड होनी चाहिए, वो प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके। अ लीनियर सिस्टम इज या लीनियर सिस्टम एट रेस्ट इज सब्जेक्ट टू एन इनपुट। मुझे इनपुट दिया है और रेस्ट कहा है, मतलब इनिशियल कंडीशन जीरो कहा है। ठीक है, यहाँ से मुझे इनपुट दे रहा है कि ये इनपुट है। ठीक है, रिस्पॉन्स टी ग्रेटर देन जीरो और ये आपका रिस्पॉन्स है, ये आउटपुट है। आपको बताना है कि ट्रांसफर फंक्शन कितना आएगा। अभी पीछे समझाया था कि ट्रांसफर फंक्शन के लिए क्या करना है आपको, इनपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लो, आउटपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लो, और आउटपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अपॉन इनपुट लैप्लास ट्रांसफॉर्म, दोनों का क्या कर देना आप लोगों को, रेशियो ले लेना है। ठीक है, चलो जरा पहले खुद से कोशिश कीजिए आप लोग। कोशिश ज़रूर करें, चाहे गलत सही जैसे भी आ रहा हो, अपने आप से कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ऑप्शन ए आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। फिर से एक बार बता दूं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 7000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की बुक है, उसी के ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। अरे नहीं हो रहा है, सिंपल सा तो क्वेश्चन है, इतना टाइम थोड़ी लगना है। देखो यहाँ से अगर मैं सिंपल कहता हूँ कि मेरे पास क्या दिया हुआ है, इनपुट आपने देखा कि आर ऑफ टी है। ठीक है, इस आर ऑफ टी का वैल्यू कितना था, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी है। ठीक है, अब पहले इसी को देख लेते हैं, या ऐसे मैं लिख लेता हूँ कि मैंने कहा कि आउटपुट सी ऑफ टी है। ठीक है, जिसका वैल्यू कितना आपका 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमें क्या करना था, इनपुट का लैप्लास लेना है, आउटपुट का लैप्लास लेना है। तो मैंने यहाँ से हल्का सा काम क्या किया कि पहले मैं इनपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखता हूँ। ठीक है, तो ये दो पार्ट में आप बीच में देख रहे हैं, बीच में माइनस है। 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, 1 मतलब स्टेप फंक्शन होता है, और स्टेप का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है आपका, यूनिट स्टेप है, तो 1/s आता है। ठीक है, आपको दिमाग में ये याद रखना है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन होगा, आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहे, ठीक है, या फिर आपसे ut का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहे, एक ही चीज़ है। ठीक है, और दोनों केस में क्या आएगा स्टूडेंट, आपका 1/s आता है। क्लियर है इतना? तो इस हिसाब से 1/s आ गया। बीच में जो साइन चल रहा होगा उसको ऐसे चलाना है जैसे था। अब e की पावर माइनस टी लिखा है, मैंने आपको YouTube में भी जो क्लास ली थी वहां पर भी लिखाया था कि e की पावर माइनस a इंटू टी है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो कैसे आएगा आपका 1/s, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लिख दोगे, प्लस लिख दोगे, s प्लस a। ऐसे ही मैंने ये भी कहा था कि अगर ये ऐसे होता e की पावर प्लस a इंटू टी, तो भाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते तो कैसा आ जाता 1/s, और यहाँ प्लस था तो इसका मतलब अब यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, अपोजिट साइन आपको लगाना है, माइनस आ जाएगा। सेम कहानी आपने देखी कि e की पावर माइनस at, a की जगह पर कितना है 1 है। ठीक है, तो e की पावर था तो 1 माइनस था तो आ जाएगा 1 s प्लस a। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से दूसरे केस को देखता हूँ स्टूडेंट। यहाँ हमने कहा कि इसके लिए अगर मैं ये कहता हूँ कि अब दूसरे केस में लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताइए, आपने कहा 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s हो गया, माइनस e की पावर माइनस 2 था। ठीक है, तो पहली बात कि s के बाद प्लस आएगा, और a की जगह पर 2 है तो s प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो और चाहो तो ऐसे रहने दो।
अगर आप मल्टीप्लाई करते हो यहाँ से, अगर आप लिखते भी हो, तो यहाँ एलसीएम अगर आप लोगे तो ये आर टी था, ये हो जाएगा स्टूडेंट लैप्लास लेने के बाद आर एस, ठीक है। और कैसे बचेगा, ऊपर चले जाएगा आप लोगों का s प्लस ए और माइनस एस और डिवाइड बाई, ये आ जाएगा आपका s इंटू एस प्लस ए, ठीक है। ऐसे यहाँ से देखोगे स्टूडेंट आप लोग, तो ये सी टी था, ये हो जाएगा सी एस इज इक्व टू, एलसीएम लेते हैं तो नीचे हो जाएगा s इंटू एस प्लस टू, ऊपर चले जाएगा s प्लस टू और माइनस s, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं कि ये आ गया आपका इनपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये आ गया आप लोगों का आउटपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफर फंक्शन अगर हमें निकालना है तो सिंपल से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने सिंपली बात क्या कही, देखिएगा कि मैं यहाँ से लिखता भी हूँ कि ट्रांसफर फंक्शन बराबर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, और इनिशियल कंडीशन क्वेश्चन ने खुद कहा हुआ है वैसे कि इनिशियल कंडीशन 0 रखनी है, तो इस हिसाब से ट्रांसफर फंक्शन को देखिए जरा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म पहले आउटपुट का देखते हैं, ठीक है। इसको 1 मिनट, हाँ, ये मैंने यहाँ से कहा कि ये ऐसे हम लोग ट्रांसफर फंक्शन को लिखते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट का कितना था आपका, भाई इसको अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं आपस में, कि ये एस से ये एस कट जाएगा, ये एस से ये एस कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा कुल मिलाकर, ये आएगा 2 अपॉन, ठीक है, एस इंटू एस प्लस टू, ये तो सी एस की वैल्यू आ गई। फिर ऐसे अगर आप देखते हैं आर एस को लिखते हैं तो ये कितना आ रहा है, ए अपॉन, ठीक है, ये बचेगा आपका एस इंटू एस प्लस ए, आएगा ऐसे कुछ, ठीक है। 1 मिनट यार, यहाँ मैंने a लिख दिया, तो ये a का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पर कितना चल रहा है आपका 1 चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा 1 कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं लेकर भी चलता हूँ तो ये सिंपली कितना चल रहा है आपका, ये 1 था, तो इसको 1 कर लीजिएगा, हाँ, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये s प्लस ये कितना था आपका 1 था, तो ये कितना था आपका, ऊपर भी ये a जहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा कि 1 चल रहा है, ठीक है। तो 1 माइनस था ये, ऐसे यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। इसको भी अगर मैं लिखता हूँ तो ये आपका था 1, ठीक है। तो ऐसे कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ये आ जाएगा 1। तो ये भी कितना बन जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का, यहाँ पर कितना था, ये s प्लस 1 था, तो ये आ जाएगा s प्लस 1, ठीक है। सिंपली ऐसा आ जाएगा। अब देखो जब आप यहाँ इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो ये सिंपली कैसा आएगा, ये जाता आपका सबसे ऊपर, हम बचपन में भी नंबरिंग करते थे कि ये 1 2 3 और 4, तो 4th जाता आपका 1 के साथ और 3 आता है 2 के साथ, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का कि सबसे पहले ऊपर पहुँचेगा तो 2 इंटू एस प्लस 1, ठीक है, और डिवाइड बाई अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा s इंटू एस प्लस 2, तो यहाँ से अगर आप इनको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा, ये s से ये s गया, तो ओवरऑल जो बचेगा स्टूडेंट आप लोगों का वो आ रहा है 2 इंटू एस प्लस 1, ठीक है, और डिवाइड बाई आपका s प्लस 2, तो ओवरऑल जो आउटपुट आ रहा है 2 इंटू एस प्लस 1 और डिवाइड बाई एस प्लस 2, ये z जो आपको दिख रहा है ये जरा ये z नहीं है, हाँ ये 2 ही है, कभी इसको z समझ लो, ये 2 ही है, ठीक है। तो अपना जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट आपका वो कौन सा आ रहा है, आपका ऑप्शन बी हमारा यहाँ से राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी नहीं था, हाँ वो 1 था, कंफ्यूज ना हो उसमें, ठीक है। मैं वहाँ से समझा रहा था आपको तो वही मैंने ए लिख दिया था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर कितना था कोफिशिएंट, आप यहाँ देखोगे तो ए की जगह पर कितना आपका ये a इज इक्व टू 1 है, ऐसे कोफिशिएंट यहाँ पर देखोगे तो a इज इक्व टू कितना स्टूडेंट आपका 2 है, ठीक है। और वही चीज़ आपको यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्मूले में फिर रखनी थी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट हम लोग, द रिजेनरेटिंग या इन रिजेनरेटिंग द फीडबैक द ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय। सबसे पहला कंफ्यूजन स्टूडेंट को ये आता है कि सर ये रिजेनरेटिंग फीडबैक कौन सा होता है, जबकि हमने तो जो फीडबैक पढ़े हैं वो तो 2 टाइप के थे, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। हमेशा याद रखें स्टूडेंट कि यहाँ से अगर मैं लिखता भी हूँ, ठीक है, कि मैंने क्या कहा, मैं फिर से आपको थोड़ा सा इन बातों को बता देता हूँ कि फीडबैक की बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की तो हमें अच्छे से पता है, ठीक है, कि जब भी फीडबैक की बात आती है हम लोग जानते हैं कि फीडबैक कितने टाइप का होता है स्टूडेंट आप लोगों का, 2 टाइप का फीडबैक होता है, कि किसी भी सिस्टम में हम लोग जो फीडबैक दे सकते हैं वो 2 तरह से दे सकते हैं,
ठीक है। ये दो टाइप के फीडबैक की भी अगर मैं बात करता हूँ तो कौन कौन सा आपका, सबसे पहला हमने कहा स्टूडेंट आप लोगों का कि फर्स्ट होता आपका पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, और दूसरा यहीं से अगर मैं देखता हूँ स्टूडेंट आप लोगों का तो ये होता हमेशा आप लोगों का नेगेटिव फीडबैक। कि दो प्रकार के फीडबैक होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। तो ये दो तरह के फीडबैक आपके आ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। इतना हो जाएगा। अब देखेगा कि ये दो फीडबैक जब हमारे निकल कर आ गए तो इन्हीं को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करता हूँ। इसी पॉजिटिव फीडबैक को ही, ठीक है, रिजनरेटिंग फीडबैक भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रिजनरेटिंग फीडबैक भी यही होता है, ठीक है। ऐसे एक और नाम देखूं तो इसको और क्या कहते हैं, डायरेक्ट फीडबैक भी कहते हैं, ठीक है। कि डायरेक्ट फीडबैक भी जो नाम आता है, आप रिजनरेटिंग फीडबैक कहिए, यहाँ से अगर मैं लिखता भी हूँ तो मैंने सिंपल कहा रिजनरेटिंग फीडबैक कहिए या डायरेक्ट फीडबैक कहिए, ये तीनों के तीनों ये सब नाम किसके, आपके पॉजिटिव फीडबैक के ही। ऐसे अगर मैं नेगेटिव फीडबैक की बात करता हूँ तो ये होता है स्टूडेंट आप लोगों का डिजनरेटिंग, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, डिजनरेटिंग फीडबैक कहते हैं, ठीक है। या यहीं से अगर मैं दूसरा नाम देखता हूं तो इसका नाम आता है आपका इन्वर्स फीडबैक भी इसी को कहते हैं, ठीक है। कि डिजनरेटिंग फीडबैक कहिए या फिर इन्वर्स फीडबैक कहिए, तो ये तीनों नाम किसके, आपके नेगेटिव फीडबैक के हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये निकल कर आती है कि इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये तो मैंने नाम की बात यहाँ से आपको इंडिकेट की भी कि फीडबैक आपका दो टाइप का होता है। हमने सिंपल सी बात कही कि जो अपना फीडबैक होता है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव मतलब रिजनरेटिंग या डायरेक्ट फीडबैक, नेगेटिव मतलब डिजनरेटिंग या इन्वर्स फीडबैक। अब देखो यहाँ से भी अगर मैं लेकर भी चलता हूँ, मैंने सिंपल सी बात क्या कही स्टूडेंट आपका कि यहाँ अगर मैं ड्रॉ भी करता हूँ, मैंने सिंपल सी बात यहाँ से कही भी, ठीक है, कि ये आपका फॉरवर्ड पाथ गेन है, ठीक है। यहाँ से मैंने कहा कि ये हमारा समिंग पॉइंट आ गया आपका, ठीक है, ये कुछ इस तरह से आ गया। फिर ऐसे ही मैंने क्या कहा कि ये आप लोगों का यहाँ से ये आ जाएगा आप लोगों का आउटपुट। तो यहाँ मैंने कहा भी कि अगर हम आर ऑफ टी इसको ठीक है, यहाँ से अगर मैं लेकर चलता हूँ कि आर ऑफ टी है, ये आ जाएगा आपका सी ऑफ टी। तो मैंने क्या कहा, फीडबैक गेन की अगर मैं बात करता हूँ तो फीडबैक गेन को हम लोग कंट्रोल सिस्टम में एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रॉपर लिखूं स्टूडेंट आप लोगों का तो इनको हम लोग लैप्लास डोमेन में भी लिख सकते हैं। ये देखेगा कि मैंने क्या कहा कि ये हमारा, अगर मैं फॉरवर्ड पाथ गेन लिख रहा हूं तो मैंने कहा कि ये आपका क्या है, यहाँ से हमने जी कहा, यहाँ हमने क्या कहा, ये हमने, चलो अभी ऐसे लिखता हूँ, एच कहा, ठीक है। कि ये हमारे क्या है, ये आ गया आपका फीडबैक पाथ गेन, वो आ गया आपका फॉरवर्ड पाथ गेन। जी फॉरवर्ड पाथ गेन होता है, एच आपका फीडबैक पाथ गेन होता है। अब ध्यान से देखना, हमने जिन स्टूडेंट्स ने एनालॉग में भी पढ़ा हमसे, वहाँ भी आपको बताया था कि यहाँ देखोगे तो लैप्लास आर एस हो जाएगा, यहाँ देखोगे ये सी एस हो जाएगा, ये जी एस हो जाएगा और ये आपका एच एस हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, हमारे पास दो बातें थी, दो कहानियाँ थी कि आपका यहाँ से अगर मेरा ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब फीडबैक कैसा है स्टूडेंट आप लोगों का, यहाँ से हमने कहा भी था कि ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये कैसा फीडबैक होता है स्टूडेंट, आपका पॉजिटिव फीडबैक होता है। वहीं दूसरी बात, अगर मैं यहीं से रिप्रेजेंट करूं स्टूडेंट कि यहाँ फीडबैक से आने वाली वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है, घट रही है, तो ये हमारा कैसा फीडबैक होता है, नेगेटिव फीडबैक होता है, ऋणात्मक फीडबैक होता है, या ऋणात्मक प्रतिक्रिया होती है। इतना ठीक है। अब देखना स्टूडेंट कि इतना होने के बाद अगर मैं कहता हूँ कि हमने जब आपको एनालॉग में भी ये बात पढ़ाई है, हमने कहा था कि अगर आप पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं तो हमें पता है कि यहाँ से जैसे कोई भी सिग्नल जाता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, तो ये हमारा कितने डिग्री के एंगल पर आता था, आपका 180 डिग्री के फेज शिफ्ट पर। तो 180 डिग्री के फेज शिफ्ट पर जब आता था स्टूडेंट आप लोगों का, तो यहाँ हम देखते भी थे कि ये सिग्नल हमें कुछ ऐसे मिलता है। अगर ये सिग्नल आप लोगों का यहाँ से, मैं नेगेटिव के केस में देखूँ तो ये आप लोगों का कहने का मतलब, क्योंकि घटाना था, ऐसे आना चाहिए, और पॉजिटिव के केस में देखूँ तो ये ऐसे आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप इनको अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ से अगर आप लेकर भी चलोगे कि ये और ये अगर पॉजिटिव फीडबैक चाहिए है तो सिग्नल ऐड होने चाहिए, और ऐड तब होंगे जब ये सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। इसका मतलब पॉजिटिव फीडबैक में अगर मैं बात करता हूँ कि इनपुट और फीडबैक के बीच में अगर फेज डिफरेंस आप देखेंगे तो 0 डिग्री का होता है।
जबकि ध्यान से देखना फिर से कि नेगेटिव फीडबैक के केस में आप इसको और इसको देखेंगे तो इनके बीच में आपने कहा कि इनपुट एंड फीडबैक के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितने डिग्री का होगा स्टूडेंट? आपका 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ध्यान से देखना स्टूडेंट। अब ये तो बात आ गई स्टूडेंट आपकी कुछ अभी, इसके बाद अभी और क्वेश्चंस को भी बढ़ाता हूँ। ये भी क्वेश्चंस क्योंकि पूछता है आपको। हमने क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों का कि अगर जैसे हमें पीछे क्वेश्चन ने कहा भी कि हमें क्या बताना है, ट्रांसफर फंक्शन बताना है, तो मैंने सिंपल सी बात यहाँ से कही भी कि अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन ये लिखता भी हूँ कि ट्रांसफर फंक्शन बराबर CS/RS होता है। ठीक है, अब दोनों में यहाँ से अगर मैं देखूँ भी कि मैंने दो फॉर्मूले लिखे। पहला फॉर्मूला आता है स्टूडेंट आपका फॉरवर्ड पाथ गेन डिवाइड बाय 1 माइनस फॉरवर्ड पाथ गेन मल्टीप्लाइड बाय फीडबैक पाथ गेन। और सेकंड फॉर्मूले को देखूंगा स्टूडेंट, इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। यहाँ भी मैंने कहा कि GS अपॉन फॉरवर्ड पाथ गेन अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS, ये कुछ ऐसे निकल कर आता है। तो देखेगा ये ट्रांसफर फंक्शन आ गया स्टूडेंट आप लोगों का। ये एक केस में ये गेन आ रहा है, एक केस में ये गेन आ रहा है। दोनों गेन्स में अगर आप अंतर देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि एक के डिनोमिनेटर में जो हर वाला भाग है वहाँ माइनस है और एक के केस में आपका प्लस है। तो आपको दिमाग में बात याद रखनी भी है कि जहाँ माइनस होता है ये गेन है स्टूडेंट आप लोगों का किसके लिए? फॉर पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, कि ये किस केस में? आपका पॉजिटिव फीडबैक के केस में है। जबकि जहाँ प्लस होता है ये होता है स्टूडेंट आप लोगों का फॉर नेगेटिव फीडबैक। अब यहीं से एक और क्वेश्चन को आप लोगों को जोड़कर दिखा देता हूं। एक और क्वेश्चन आप लोगों का यहीं से तैयार करवा देते हैं। कैसे? अब देखना यहाँ से कि अगर मैं इस बात को लेकर भी चलता हूँ स्टूडेंट, तो मैंने सिंपल सी बात कही कि अगर ये नेगेटिव होगा इसका मतलब नीचे बड़ी वैल्यू आएगी, और नीचे बड़ी यहाँ से अगर मैं देखता हूँ कि ये आपका नेगेटिव है मतलब नीचे घट के आएगा, घट कर आएगा मतलब वैल्यू कम आएगी, वैल्यू कम आएगी तो आपका ट्रांसफर फंक्शन कैसा होगा? ज़्यादा आएगा। तो यहाँ मैंने क्या कहा कि ट्रांसफर फंक्शन कहिए या गेन कहिए ज़्यादा आता है, इसीलिए स्टूडेंट आपकी यहाँ पर स्टेबिलिटी कैसी होती है? कम होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक के केस में स्टेबिलिटी जो होती है वो लो होती है। वहीं नेगेटिव फीडबैक के केस में अगर मैं देखूँ ये प्लस था तो हाई आएगा, ये हाई आएगा तो ये कम आएगा। तो स्टेबिलिटी कैसी आती है स्टूडेंट आपकी? हाई आती है। ठीक है, तो हम लोग अक्सर कहते भी हैं कि आपका फीडबैक लगाकर हम स्टेबिलिटी को कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, पर वो डिपेंड करता है कि हमने फीडबैक कैसा लगाया है। मतलब फीडबैक लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका आउटपुट हमेशा स्टेबल ही आएगा। वो हो सकता है कि आउटपुट आपका अनस्टेबल आए। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कि आपने फीडबैक कैसा दिया है। तो यहाँ से दो चीज़ें आ गई स्टूडेंट आपकी, ये हो गया आपका पॉजिटिव फीडबैक के केस में और ये हो गया आपका नेगेटिव फीडबैक के केस में। अब मैं अपने मेन क्वेश्चन पर आता हूँ। हमें क्वेश्चन पूछा था रीजनरेटिंग। रीजनरेटिंग मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव फीडबैक का केस आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव के केस में हमारा जो फॉर्मूला आता है नीचे क्या आना आपका? माइनस आना है। अब आपने देखा कि यहाँ प्लस तो ये गलत है, यहाँ तो ये लिखा ही गलत है, यहाँ ये लिखा गलत है, यहाँ माइनस है, इसका मतलब ये सही है। तो भाई हमारा जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन होगा स्टूडेंट आपका? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होना था। हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में आपको बताते हुए चल रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट को। फिर भी ना क्लियर हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इन चीज़ों को आप लोग नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता भी है कि पॉजिटिव फीडबैक के केस में इनपुट और फीडबैक के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? तो 0 डिग्री का। नेगेटिव के केस में कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। ठीक है, फेज शिफ्ट की बात भी पूछता है। स्टेबिलिटी किस में हाई होती है आप लोगों की? आपका नेगेटिव में। स्टेबिलिटी कम किस में होती है आपकी? पॉजिटिव में। क्लियर है इतना? चलिए अगला आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये हमारे स्टूडेंट यूपीएमआरसी जेई की तैयारी कर रहे स्टूडेंट, आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं। तो आप लोग यहाँ से टेस्ट सीरीज़ को भी कर सकते हैं। मात्र 49 रुपीज़ में ये टेस्ट सीरीज़ है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का, चाहे वो आपका ITI का बैच है चाहे जेई का बैच है, दोनों डिटेल्ड बैचेज आपके रेगुलर चल रहे हैं। बुक भी आप लोगों की आ चुकी है जिसको आप परचेज कर सकते हैं। हमारी 2 वेबसाइट हैं, दोनों में से कहीं से भी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन
फॉर कैस्केडेड ब्लॉक्स। ठीक है, तो एनालॉग में भी मैंने ये बात आपको पढ़ाई है, कंट्रोल सिस्टम तो मैंने नहीं पढ़ाया था आपको, पर एनालॉग में मैंने प्रॉपर ये बात बताई थी कि कैस्केड कनेक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट आपका। ठीक है, ये बात मैंने आपको समझाई थी कि कैस्केड का मतलब क्या होता है। तो मुझे पूछ रहा है कि ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कितना आएगा जब हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक को लगाते हैं। तो जैसे हम लोग मल्टी स्टेज एम्पलीफायर लगाते थे ना, वहीं पढ़ा था कैस्केड। क्या कहा था आपका कि एक के आउटपुट को दूसरे के इनपुट पे लगा देता हूं, दूसरे के आउटपुट को तीसरे के इनपुट पे लगा देता हूं, तो ओवरऑल गेन क्या आता था आपका, इंडिविजुअल गेन का मल्टीप्लिकेशन आता था कि सारे गेन्स को आपस में क्या कर देना है, गुणे कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, वही हमारा ओवरऑल गेन होता था। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब क्या स्टूडेंट आपका कि माना ये फॉरवर्ड पाथ गेन है G1S। ठीक है, फिर सेकंड हमने कहा कि ये है आपका G2S, फिर ऐसे आपसे कहा G3S। ठीक है, ये फिर हमने कहा G4S। इस तरह से अब कैस्केड इसको बनाता हूँ कि ये मैंने कहा कि ये फर्स्ट है। ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ से देखता हूँ ये सेकंड है, फिर इसी तरह से हमने देखा ये थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। तो कैस्केड का मतलब होता है स्टूडेंट आप लोगों का कि ये यहाँ से इनपुट आ रहा था। ठीक है, ये इसका आउटपुट निकलना था, तो ये आउटपुट दूसरे के इनपुट पर, फिर इसका आउटपुट तीसरे के इनपुट पर, ये आउटपुट चौथे के इनपुट पर, यही आपका चलता रहेगा। तो ओवरऑल जो हमारा गेन आएगा, ठीक है, जो फॉरवर्ड पाथ गेन आएगा वो सिंपल कैसे आएगा, इन सब का मल्टीप्लिकेशन होगा G1S इंटू G2S इंटू G3S और इंटू G4S, कि जो ओवरऑल गेन आता है आप लोगों का वो क्या आता है आपका, मल्टीप्लिकेशन आता है आपका इंडिविजुअल गेन का। ठीक है, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इतना हाँ डीबी में रहेगा तो ऐड होगा। तो ब्लॉक डायग्राम में डीबी का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, मुद्दे की बात मैं आपको ये बता दूं। ठीक है, कि ब्लॉक डायग्राम में आपका डीबी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो इसलिए मैं उस बात को यहाँ मेंशन भी नहीं कर रहा था आपको। अब देखो भाई, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो मैंने कहा कि ये तो आपका क्या स्टूडेंट आपका, अच्छा एक और बात है आप लोगों की कि यहीं से अगर मैं लिखता भी हूँ कि ये इस तरह का कनेक्शन जो आपका कि एक का आउटपुट था और दूसरे का इनपुट था, फिर ऐसे यहाँ आउटपुट था ये इनपुट था। ठीक है, ऐसे ये आउटपुट था ये इनपुट था। ठीक है, तो इस तरह का कनेक्शन होता है स्टूडेंट आपका कैस्केड कनेक्शन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कैस्केड कनेक्शन कहते हैं। अच्छा जरा आप थोड़ा सा और देख लें, क्योंकि क्वेश्चन अगर कैस्केड का दिया हुआ है भाई तो दूसरे तरह से भी दे सकता है। कैसे कि ये एक ब्लॉक कहा मैंने, ठीक है, ऐसे यहाँ से ये दूसरा लेकर चलता हूँ, ऐसे यहाँ से ये तीसरा लेकर चलता हूँ, काफ़ी इनफ है। देखना मैंने यहाँ से क्या कहा कि ये इनपुट आ रहा था। ठीक है, इनपुट कुछ भी आ रहा था, ये समिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये ध्यान से देखना कि ये ऐसे है। ठीक है, यहाँ एक और ये मैंने समिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट किया कि ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे और ये आपका ऐसे। यहाँ से अगर मैं देखूँ भी, ठीक, तो ये मैंने क्या कहा कि ये माना ये गेन G1S है, ये गेन आ गया आपका G2S, ये आ गया आपका G3S। ठीक है, तो इस सिस्टम के केस में जब आपके ये कैसे लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हुए होंगे, तो ओवरऑल जो गेन आएगा वो सबका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। वो मल्टीप्लिकेशन कह रहा हूँ, सॉरी, एडिशन आ जाएगा, G1S प्लस G2S प्लस G3S। ठीक है, कि अगर ये आपके पैरेलल में लगे हुए हैं तो ओवरऑल गेन जो आएगा आप लोगों का, इन सब का क्या होगा, एडिशन होगा। तो ये जो कनेक्शन था स्टूडेंट आप लोगों का इधर, ये कैसा था आपका, पैरेलल कनेक्शन था। तो भाई अगली बार के लिए आप लोगों को ये याद रखना है कि क्वेश्चन कैस्केड का पूछा गया था, तो अब क्वेश्चन आपका पैरेलल का भी पूछ सकता है। तो यहाँ कैस्केड का था तो ये कैसा आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल गेन आ जाएगा। तो यहाँ जो आंसर होना था दैट इज ऑप्शन बी होना था। इस क्वेश्चन के लिए तो अभी बी होना था। सम होता है, एडिशन होता है अगर पैरेलल होता। ठीक है, हो जाएगा। जिसे नहीं समझ आ रहा हो वो पूछ सकता है। ठीक है, चुप रहकर अपना नुकसान ना करें। चलिए बताइए जरा, ऑसिलेशंस इन आउटपुट इज ड्यू टू, किसके कारण ऑसिलेशन आउटपुट पर आता है।
ये बातें मैंने आप लोगों को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ाई हुई हैं, प्रॉपर लिखाई हुई हैं। ठीक है, हमें पूछ रहा है कि आउटपुट पर ऑसिलेशंस किसके कारण या कब आता है। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा था, हमने सिंपल सी बात कही थी फीडबैक की। देखना ज़रा, ठीक है, फिर से अपनी कहानी को जोड़कर चल रहा हूँ। हमने कहा फीडबैक, फिर से बात दिमाग में आई कि सर आपने कहा था कि फीडबैक कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। ठीक है, वो 2 टाइप कौन कौन से थे, पहला था आपका पॉजिटिव टाइप या फिर रिजेनरेटिव टाइप या फिर इसी को क्या कहते हैं, डायरेक्ट फीडबैक कहते हैं। दूसरा हमने कहा कि दूसरा फीडबैक कौन सा था, नेगेटिव फीडबैक या फिर डिजेनरेटिव फीडबैक या फिर इन्वर्स फीडबैक, ये इसका नाम है। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गई, इस तरह से हमने ये फीडबैक को रिप्रेजेंट कर दिया कि 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट। तो मैंने कहा कि पॉजिटिव फीडबैक के केस में हमने देखा था, ठीक है, कि जो गेन होता है स्टूडेंट आप लोगों का, वो गेन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, पहली बात। जबकि नेगेटिव फीडबैक के केस में हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा गेन होता है वो क्या हो जाता है, आपका घट जाता है। गेन जितना कम होगा, ठीक है, पहले भी बताई है मैंने ये बात, उतनी स्टेबिलिटी क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है। तो गेन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, गेन ज़्यादा होगा तो भाई स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब स्टेबिलिटी कम है, ठीक है, अब इस बात को ध्यान से पकड़ना कि अगर स्टेबिलिटी कम है इसका मतलब आपका कि ऑसिलेशंस ज़्यादा हैं। भाई स्टेबल नहीं है इसका मतलब क्या, आपका ऑसिलेशंस ज़्यादा हैं फिर तो। ठीक है, कि आपका फ्लक्चुएशंस ज़्यादा है, तो ऑसिलेशंस ज़्यादा है और स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब जो हमारा ऑसिलेशंस हैं वो आपके कैसे हैं, कम है। ठीक है, हम अक्सर क्वेश्चन पढ़ते भी हैं कि ऑसिलेटर किससे बनाया जाता है, तो किसी भी एम्पलीफायर पर पॉजिटिव फीडबैक लगा दिया जाए तो वो ऑसिलेटर बन जाता है। ठीक है, तो ऑसिलेटेड आउटपुट किस केस में आता है स्टूडेंट आप लोगों का, या आउटपुट पर ऑसिलेशंस किस केस में मिलते हैं, जब हम लोग पॉजिटिव फीडबैक को लगा देते हैं। नेगेटिव फीडबैक लगा दोगे तो फिर तो स्टेबल आउटपुट आ जाएगा, फिर तो ऑसिलेशंस घट जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। तो ये बातें आपको मैंने कहा भी कि रटने की जरूरत नहीं है, एक के बाद एक एक चीज़ को जोड़ते हुए चलो, आपके दोनों सब्जेक्ट में काम कर जाएगा। क्लियर है इतना, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों का ब्लॉक डायग्राम का एक लिखा हुआ है, तो जरा आंसर दीजिए कि क्या आंसर बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन हमें क्या लिख रहा है। यहाँ हमें क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन लिखा भी है स्टूडेंट आपका स्क्रीन पर, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि कंसीडर द ब्लॉक डायग्राम सोन बिलो, कि ये नीचे आप लोगों का एक ब्लॉक डायग्राम आप लोगों को दिखाया गया है। इफ़ द ट्रांसफर फंक्शन, अच्छा क्वेश्चन ने क्या किया है कि उसने इसको सिंप्लीफाई करके जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन आता है वो भी मुझे दिया हुआ है। अब इस ट्रांसफर फंक्शन में उसने क्या चालाकी चली कि एक आपका क्या रखा है, एक वेरिएबल ऐसे रख दिया जिसकी उसने वैल्यू ना रखे, उसने आपको पूछा है कि इस ट्रांसफर फंक्शन के या इस ट्रांसफर फंक्शन में ये x का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको इसके लिए ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, जो वैल्यू आएगी वो उसको इससे कंपेयर करना है, x की जगह पे जो आया होगा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना। देखो आपको इसको थोड़ा सा सही से डिटेल में समझाता हूँ कि कैसे आपको ये क्वेश्चंस को करना है। जब ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों का एग्जाम में भी आएगा, ये जनरली पूछता है, तो हमेशा याद रखना कि कभी भी ऐसे 2 समिंग पॉइंट एक के बाद एक लगे हुए हैं तो मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट, कॉमन या सिंगल समिंग पॉइंट बना सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, इनको मैं जैसे ये है तो इनको मैं अलग अलग और भी तोड़ सकता हूँ। कैसे, देखना ध्यान से कि मैंने यहाँ से क्या कहा है स्टूडेंट आप लोगों का, कि अगर मैं सिंपली लिखता हूँ कि मैंने कहा कि ये गेन G1 था। ठीक है, ये मैं सीधे रफली ही थोड़ा सा बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आपका क्या आ रहा था, ये इनपुट रिस्पॉन्स आ रहा था, मैंने कहा भी कि ये हमारा RS आ रहा है। ठीक है, फिर इसके साथ मैंने यहाँ से क्या कहा कि ये आगे जा रहा था, ये एक क्या था आपका समिंग पॉइंट था। ठीक है, यहाँ से ये प्लस हो रहा था, नीचे से मैंने यहाँ से देखा कि यहाँ नीचे से दूसरा ब्लॉक आ रहा है स्टूडेंट, ये एरो लगा हुआ है, ये आपका G3 है। ठीक है, ये कुछ ऐसे ये G3 चल रहा था। यहाँ मैंने क्या कहा कि मैं समिंग पॉइंट को क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट, यहाँ आपको बस ये ध्यान देना है कि ये प्लस था ये माइनस था,
मैंने ये समिंग पॉइंट को ख़त्म करके, ठीक है, मैंने जनरली या नॉर्मली इसको कैसे बनाया, ये मैंने कुछ ऐसे बना दिया कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ध्यान से देखना, ये कैसे चल रहा था, प्लस चल रहा था, तो ये मैंने प्लस इंडिकेट कर दिया ये वाला। हाँ, अब देखो मैंने इसी सर्किट को क्या कहा स्टूडेंट आपका, कि मैं एक ही समिंग पॉइंट को अलग अलग भी लिख सकता हूं अगर इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, यहां मैंने क्या कहा कि इससे आगे क्या जा रहा था, ये था आपका G2। ठीक है, या नेक्स्ट जो था वो G2 था। यहां से हमने आउटपुट रिस्पॉन्स कहा कि ये CS दिखाया हुआ है क्वेश्चन में। यहां मैंने कहा कि ये क्या था आप लोगों का G4 था। ठीक है, ध्यान से देखना कि ये G4 था, और एरो जरा ध्यान से देखना भाई कि डायरेक्शन कैसी है आपकी, ये थी अंदर को। फिर यहाँ से जो डायरेक्शन आ रही थी वो कुछ ऐसे, भाई यही तो जा रहा था। यहाँ से आप देखोगे तो ये ऐसे था, फिर ये ऐसे था। यहाँ से साइन कैसा था, नेगेटिव था, तो मैंने कह दिया कि ये नेगेटिव। इधर ऊपर से ये कैसे चल रहा था, पॉजिटिव, तो मैंने कहा ये पॉजिटिव ही रखा। अब ध्यान से देखना, ठीक है, इतना मैंने इससे कर लिया। इसके बाद मैंने क्या कहा स्टूडेंट आपका, कि अगर ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि अगर आप लोगों का इस तरह से पैरेलल में जुड़े हुए थे और पाथ आपको दिख रहा है कि आगे को जा रहा है, ठीक है, तो फिर आपको डायरेक्टली क्या कहना है कि ये दोनों कैसे हैं आपके पैरेलल में हैं। और पैरेलल में मैंने अभी बताया था कि सिंप्लीफाई होकर क्या आता है आपका, दोनों का एडिशन आता है। तो ये सिंपल क्या आना था, G1 प्लस G3 आना था। कोई समस्या किसी को? दोनों पैरेलल थे, पर थोड़ा सा इसी बात को जरा इधर देखना, ये पैरेलल नहीं है क्योंकि डायरेक्शन आपको ध्यान से देखनी है कि डायरेक्शन कैसी है, इस तरह से है। अब ये वापस आ रहा है मतलब फीडबैक आ रहा है। ठीक है भाई, ये वापस आ रहा है, इसका मतलब ये क्या आपका फीडबैक है। और फीडबैक आ रहा है और यहाँ नेगेटिव साइन से आपको पहचानना है कि कैसा फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है। तो अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट सिंप्लीफाई अब करता हूँ तो नेगेटिव फीडबैक मतलब ऊपर आता था पहले गेन G2 डिवाइड बाई, ठीक है, यहाँ मैंने क्या कहा कि हमारा कैसे होता था 1, और ये माइनस है तो मतलब यहाँ आ जाएगा प्लस, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब G2 इंटू G4, यही तो होता था हमारा एक्सप्रेशन। तो ये हमारा क्या आ गया कुछ इस तरह से। अब इन दोनों को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, इन दोनों को लेकर आप चलते हैं तो सीधे किससे कनेक्ट है आपका, ये एरो से दोनों के दोनों कनेक्ट है। दोनों एरो से कनेक्ट है, इसका मतलब कैसा कनेक्शन है, कैस्केड कनेक्शन है। ठीक है, और अब भी थोड़ी देर पहले बताया था कि कैस्केड अगर है, ये दोनों कैस्केड हैं, ये कैस्केड है और ये कैस्केड है, तो दोनों कैस्केड हैं, तो ओवरऑल जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा वो दोनों का क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो इसी बात को फिर मैंने यहाँ से कहा भी कि भाई इस तरह से अगर मैं लिखता हूँ कि मैंने कहा कि ट्रांसफर फंक्शन तो CS बाई RS बराबर, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है सिंपल। तो ये आ जाएगा, पहला था आपका G1 प्लस G3, ठीक है, यही है स्टूडेंट आपका। मल्टीप्लाइड आना है आप लोगों का G2, और सीधे नीचे पूरा लिख देता हूँ डिवाइड बाई 1 प्लस G2 इंटू G4, ये आएगा। अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका G1 इंटू G2, ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस G2 इंटू G3, ठीक है, और डिवाइड बाई यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, इसी को अगर मैं लेकर भी चलता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस G2 इंटू G4। ये ऐसे कुछ हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है, ठीक है, CS अपॉन RS। अब हमें निकालनी क्या थी, x की वैल्यू निकालनी थी। बस अब इसको कंपेयर कर लो, x का वैल्यू पता चल जाएगा। पूरा वैल्यू आप देखेंगे G1 इंटू G2, तो आपने देखा G1 इंटू G2 है, सही है, ठीक है। फिर यहीं से अगर मैं बात करता हूँ G2 इंटू G3, तो G2 इंटू G3 है। फिर नीचे देखा 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स, तो इसका मतलब ये वैल्यू मेरी किसकी है, x की है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसका मतलब x का जो वैल्यू आ रहा है वो कैसे आ रहा है, G2 इंटू G4 आ रहा है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर आएगा वो यही आएगा, ठीक है, कि x का वैल्यू G2 इंटू G4। तो भाई ऑप्शन को देखना जरा कि G2 इंटू G4 अगर मैं लेकर चलता हूँ तो ऑप्शन बी में है। अभी देखता हूँ कि आंसर दिया था किसी ने, ठीक है, तो यहाँ से आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन बी आना था। हाँ, दिया तो था कुछ लोगों ने। तो भाई थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से करना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। देखने में हमें ऐसा लगता है कि भाई दो समिंग पॉइंट लगा दिए, कैसे सॉल्व होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। कभी भी दो समिंग पॉइंट अगर आपके डायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो आप उनसे सिंगल भी बना सकते हैं और उनको बहुत सारे समिंग पॉइंट में भी तोड़ सकते हैं, जो काम हमने यहाँ पर भी किया। हाँ, अगर इनके बीच में कोई एलिमेंट लग गया, कोई गेन लग गया तो दिक्कत हो जाती है, तब हम ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन था, चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर लें,
ठीक है, यहाँ से आंसर आपका G2 इंटू G4 आ जाएगा। कहीं पर डाउट लग रहा हो तो पूछ लेना। सर एरो कैसे लगाए? एरो मैंने नहीं लगाए हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने पूछी। आप लोग याद रखें, एरो अपनी मर्जी से नहीं लगाना है। एरो जैसे क्वेश्चन लगाकर देगा वैसे ही लगाना है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, ये दिख रहा होगा, ये एरो इधर है, ठीक है, ये एरो हमने नहीं लगाए हैं, क्वेश्चन लगा के देगा। ये दिख रहा है, ये ऐसे एरो है, यहाँ दिख रहा है, ये ऐसे एरो है, यहाँ भी दिख रहा है, ये ऐसे एरो है, इसमें भी दिख रहा है, ये एरो है। अपनी मर्जी से नहीं लगाना एरो। ये अपवर्ड है, यहाँ से ये एरो है, यहाँ से फिर आगे दिख रहा है, और यहाँ से ये एरो दिख रहा है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि एरो कभी भी अपनी मर्जी से नहीं लगाने हैं। एरो जैसे क्वेश्चन ने लगा के दिए होंगे वैसे ही यूज करने हैं, ठीक है। फटाफट से लिखना जरा, फिर आगे के क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए ज़रा। अगला क्वेश्चन अगेन स्टूडेंट आप लोगों का एक ब्लॉक डायग्राम आपको दिया हुआ है और आपको इसके लिए क्या बताना है, C/R, मतलब ट्रांसफ़र फंक्शन ही बताना है। भाई C क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है, आउटपुट होता है, ठीक है। R क्या होता है, आप लोगों का इनपुट होता है। बताना ज़रा फटाफट से, फिर मैं कराता हूँ। एरो को ध्यान से देखना, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम में, सिग्नल फ्लो ग्राफ में बस एरो का ही खेल है। ठीक है, करिए ज़रा इसको, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ अभी।
हो गया। देखें अब मैं फटाफट से इसको आपको बताता हूँ। यहाँ से हमने क्या कहा स्टूडेंट आपका कि इस क्वेश्चन को अगर हम लेकर भी चलते हैं कि इस ब्लॉक डायग्राम में मुझे क्या बताना था, ट्रांसफ़र फंक्शन बताना था। तो एरो मैंने कहा भी था आपसे कि ध्यान से देखना है। देखो मैं आपको पॉइंट आउट करता भी हूँ। यहाँ से सिंपल कैसे है स्टूडेंट आपका, ये एरो ऐसे है, ये नीचे से ऊपर को आ रहा है, यहाँ से ये आगे जा रहा है। ठीक है, यहाँ आपने कहा कि सर ये आगे जा रहा है, और ये यहाँ से आप देखेंगे तो ये नीचे को आ रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर आप ये देखेंगे कि ये जो वापस जाता है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फीडबैक को रिप्रेजेंट करता है। फीडबैक पर कितना लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा है, मतलब मुझे क्या लेना है, यूनिटी लेकर चलना है। ठीक है, अब यहाँ हमने देखा स्टूडेंट आपको एक बात लेकर भी चलनी है, यहाँ पर ध्यान से देखना है कि ना तो हमारा माइनस कनेक्ट है ना ही पॉजिटिव कनेक्ट है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेकर चलूँगा स्टूडेंट आप लोगों का कि ये पॉजिटिव है। फिर भाई जब नहीं है तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव समझते हैं वैल्यू को कि ये पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव है स्टूडेंट आप लोगों का, तो फर्स्ट ब्लॉक से, ठीक है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि अगर आप सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का। ये इसको मैं ऐसे लेकर भी चलता हूँ कि सिर्फ इतने पार्ट को मैं देख रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि ये आपका क्या है, समिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या है, ये G1 इंटू G2 है। ठीक है, ये ऐसे अगर मैं देखता भी हूँ, और यहाँ से मैंने क्या कहा स्टूडेंट आपका, ये आगे तो रखिए, ये हमारा यहाँ से ये ऐसे कनेक्ट हो रहा है, मतलब ये कैसा आ रहा है, यूनिटी आ रहा है। तो अगर मैं इसको लिखता भी हूँ तो हमारा जो नॉर्मल फार्मूला होता था वो होता था G1 इंटू G2, पहले इसको लिखते थे, डिवाइड बाई, यहाँ अगर हमने कहा कि प्लस है तो 1 माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा G1 इंटू G2, और मल्टीप्लाई बाई इससे होना था तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ये वैल्यू आ गई आपकी। अब ये जो इतना था स्टूडेंट आप लोगों का, ये जो फीडबैक वाला पार्ट था, ये हमने लिख दिया कि ये कितना आपका G1 इंटू G2 और डिवाइड बाई 1 माइनस G1 इंटू G2। आगे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये कैसे कनेक्टेड आपका, ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि आगे ये कैस्केड में कनेक्टेड है, और कैस्केड में अगर कनेक्टेड है तो इसका मतलब ओवरऑल कैसे आएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा G3। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट आप लोगों की, वो आ जाएगी G1 इंटू G2 इंटू, ठीक है, G3 और डिवाइड बाई, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस G1 इंटू G2। ये हमारा ओवरऑल वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखते भी हैं तो हमारा ऑप्शन ए ही डायरेक्टली मैच कर रहा है, तो जो आंसर आना था दैट इज ऑप्शन ए आना था। ये क्या था, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि लूप विच डू नॉट पॉसेस एनी कॉमन नोड आर सेड टू बी, कि वो कौन सा लूप होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ, ध्यान से देखना स्टूडेंट आप लोग, ये इस तरह से, ठीक है, मैं बनाकर दे रहा हूँ आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, यहाँ मैंने कहा भी कि ये हो गया आपका RS या RT, और ये हो गया आप लोगों का CS। ठीक है, यहाँ मैंने कहा कि ये आगे आप लोगों का, ये मैं लिखता भी हूँ कि ये हो गया G1। ठीक है, इसको ऐसे अगर हम इंडिकेट भी करते हैं तो मैंने सिंपल सी बात कही भी कि ये आ गया आपका यहाँ से G1। ठीक है, ये हमने कहा ये हो गया G2, ये हो गया स्टूडेंट आप लोगों का G3, इनका गेन है ये G4। ठीक है, और यहाँ से मैंने कहा स्टूडेंट आप लोगों का, इसको लिखो या ना लिखो, ऐसे रहने दिया। अब देखिएगा, ये आप चाहो भी तो इसको लिख सकते हो कि जैसा आपने G5 का। लूप की बात आई है स्टूडेंट आप लोगों की, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। लूप ऐसा क्लोज पाथ होता है स्टूडेंट आप लोगों का, जहाँ से या वो जिस पॉइंट से स्टार्ट होगा वो उसी पॉइंट पर घूमकर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से कहूँ भी कि मैंने ऐसे एक लूप बनाया, तो ये लूप में मैंने क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों का, ये मैंने ये लिख दिया फीडबैक H1। तो मैंने प्रॉपर क्या कहा स्टूडेंट आपका, ये इस नोड से स्टार्ट हो रहा है और इसी नोड पर आकर रुक जा रहा है, तो ये क्या आपका एक लूप है। ऐसे में एक और लूप को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखें कि मैंने क्या कहा, यहीं से अगर आप लेकर भी चलते हैं इसी तरह के, ठीक है, तो आपका लूप ऐसे भी बन सकता है स्टूडेंट आपका कि मैंने कहा कि यहाँ से ऐसे अगर मैं दिखाता हूँ, ठीक है, ये मैंने ऐसे कहा कि ये ऐसे है, तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने कहा H2, भाई यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे और ये ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, तो इसी नोड से स्टार्ट हो रहा है, इसी नोड पर आकर ख़त्म हो जा रहा है, तो ये भी एक लूप है स्टूडेंट आपका। ठीक है, अगर कोई ऐसा लूप है स्टूडेंट आपका, ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्या कहा कि ऐसे भी लूप हो सकता है जो अपने ही नोड से स्टार्ट हो रहा है और अपने ही नोड पर आकर ख़त्म हो जा रहा है, तो ऐसे लूप को कहते हैं सेल्फ लूप।
ठीक है। तो ये तो बात आई स्टूडेंट आपके लूप की, कि लूप क्या होता है, ऐसा क्लोज पाथ होता है जहां से स्टार्ट हो वहीं पर वो एंड होना चाहिए। फॉरवर्ड गेन का मतलब होता है स्टूडेंट आप लोगों का कि ऐसा गेन जो इनपुट से चलकर सीधे कहाँ पहुंचाता है, या फॉरवर्ड पाथ अगर मैं कहूँ तो एक ऐसा रास्ता जो इनपुट से आउटपुट तक पहुंचाता है, और इनपुट से आउटपुट जाने वाली डायरेक्शन में जितने गेन होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरवर्ड गेन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस सर्किट में, इसमें अगर मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में देखता हूं तो मेरे फॉरवर्ड गेन कौन कौन है, जैसे G1 हो गया, G2 हो गया, G3 हो गया, G4 हो गया, G5 हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं, फॉरवर्ड गेन है। टचिंग लूप का मतलब होता है, या नॉन टचिंग लूप अगर मैं कहूँ स्टूडेंट आपका, तो नॉन टचिंग लूप या किन्हीं भी दो लूप को नॉन टचिंग तब कहते हैं जब उनके बीच कोई भी नोड कॉमन ना हो। ठीक है, आप अगर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अगर हम रिप्रेजेंट भी करते हैं तो मैंने कहा कि ये हमारी फर्स्ट नोड, ठीक है, ये सेकंड नोड, ये थर्ड नोड, ये फोर्थ नोड, ठीक है। अब इनमें देखिए कि आपके पास लूप कितने बन रहे थे। हमने कहा कि यहाँ से अगर मैं लूप को भी इंडिकेट करता हूँ, ये था पहला लूप, ठीक है, ये हो गया दूसरा लूप, और ये हो गया तीसरा लूप, ठीक है। इन तीनों लूप में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये जो पहला लूप और दूसरा लूप है, पहले लूप की ये दोनों नोड थी, ठीक है, दूसरे लूप की ये नोड है, दोनों की जो नोड है वो आपस में कहीं टच नहीं कर रही है, ठीक है। तो नॉन टचिंग कहने का मतलब होता है कोई भी ऐसे दो लूप जिनकी कोई भी, जैसे L1 और L3 हैं आपके, ठीक है, तो इसको L1 और L2 है, इन नोड्स को या इस तरह के लूप को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टचिंग कहते हैं। टचिंग कहने का मतलब होता है कि कोई ना कोई नोड आप लोगों की क्या चल रही हो, कॉमन चल रही हो। जैसे यहाँ अगर आप देखेंगे तो L1 के लिए ये नोड और L3 के लिए भी ये नोड कॉमन है, ठीक है। या फिर यहीं से आप देखोगे कि ये आपकी जो L3 वाली नोड है वो दूसरी जगह भी कॉमन है, ठीक है। तो आपका अगर टचिंग में आप लेकर चलोगे तो तीनों लूप कैसे आपके टचिंग है, L2 L3, ये किसी न किसी अदर लूप से आपके कनेक्ट हो रहे हैं। अब दो के रेफरेंस में देखोगे तो यहाँ से ये दोनों कैसे हैं स्टूडेंट आपके, यहाँ अगर आप लेकर भी चलेंगे, ठीक है, इनको अगर आप नॉर्मली देखते हैं, यहाँ से अगर मैं कहता भी हूँ कि मैंने सिंपल सी बात क्या कही कि ये अगर आप इस तरह से लेकर भी चल रहे हैं कि एक एक करके अगर मैं इनको कंपेयर करता हूँ, यहाँ से अगर हम देखते भी हैं, हमने सिंपल सी बात क्या कही स्टूडेंट आपका कि ये दोनों कैसे थे, टचिंग थे, ये दोनों कैसे हैं, नॉन टचिंग है। और ऐसे अगर टचिंग में आप देखोगे तो यहाँ हमने क्या कहा कि अगर मैं नॉर्मल लेकर भी चलता हूँ कि L1, ठीक है, और L2 वो ये L3 ये टचिंग है, ठीक है। ऐसे अगर आप देखेंगे तो L1 इसके साथ नहीं है, ऐसे आप देखेंगे कि L2 और L3 ये आपके टचिंग लूप्स हैं, ठीक है। फीडबैक गेन का मतलब होता है स्टूडेंट आप लोगों का जो रिवर्स वे में आ रहा होता है, ये क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन में आ रहा होता है, कि जैसे यहाँ पर ये है, ये फीडबैक है, ठीक है, यहाँ ये देखोगे ये फीडबैक है जो आउटपुट से इनपुट की डायरेक्शन में जा रहा होता है, ठीक है। तो फीडबैक गेन अगर आप यहाँ देखेंगे, इससे अगर मैं लेकर भी चलता हूँ तो जैसे H1 हो गया या इसी तरह से जैसे H2 हो गया, ठीक है। तो ये हमने क्या बना दिया, एक एग्जाम्पल से मैंने समझाया, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, ये क्वेश्चन नहीं था, कभी आप ये सोचें कि क्वेश्चन था, ये जनरल एक क्या था स्टूडेंट आप लोगों का एग्जाम्पल था, जिससे मैंने आपके जितने ऑप्शन थे वो सब के सब इलेबरेट कर दिए। हमें बताना है कि ऐसा लूप, ठीक है, जो नहीं क्या करता, आपका कॉमन नोड रखता है, तो जिसमें कॉमन नोड नहीं होती है उसे कहते हैं नॉन टचिंग, जिसमें कॉमन नोड होती है उसे कहते हैं टचिंग। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्लियर है कि यहाँ से आंसर क्या आना है, वो है आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सिग्नल फ्लो ग्राफ की बात की है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि जो सिग्नल फ्लो ग्राफ होता है स्टूडेंट आप लोगों का, SFG जिसे हम कहते हैं, ये सिर्फ ये क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक की तरह ही ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, और सिर्फ किस पर अप्लाई होता है स्टूडेंट आपका, लीनियर सिस्टम पर ही ये एप्लीकेबल होता है। लीनियर सिस्टम कौन सा होता है मैंने आपको पहले ही समझा दिया स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही, कि होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन जो फॉलो कर दे वही सिस्टम हमारा लीनियर सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आप लोगों का सिग्नल फ्लो ग्राफ है, ठीक है। हमें मैसन्स, क्योंकि सिग्नल फ्लो ग्राफ है तो मैसन्स गेन फॉर्मूला ही हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। ट्रांसफ़र फंक्शन बताना है तो ज़रा आप लोग पहले बताइए, कोशिश कीजिए ज़रा कि कितना आएगा, बताएं ज़रा, फिर उसके बाद मैं करवाता हूँ, ठीक है। अगर डायरेक्शन नहीं दिख रही, डायरेक्शन दिख रही है प्रॉपर, हाँ क्लियर विजुअलाइज है ना, ठीक है, करिए ज़रा फटाफट से।
अरे हो गया, अपने आप से हर एक स्टूडेंट करने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं समझाता हूँ। चलिए देखिए, ठीक है, बी, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ से, इसको ट्राई करते हैं कि कैसे बन रहा है। यहाँ से अगर मैं लेकर भी चलता हूँ स्टूडेंट आपका, तो सबसे पहले बात आई है मैसोन्स गेन फार्मूला। ठीक है, तो मुद्दे की बात ये है कि सबसे पहले अगर हम यहाँ से देखें कि मैसोन्स गेन फार्मूला होता क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ से सबसे पहले रिप्रेजेंट करता हूँ, मैंने कहा भी कि मैसोन्स गेन फार्मूला। ठीक है, मैसोन्स गेन फार्मूला क्या होता है ये देखिएगा, मैसोन्स गेन फार्मूला। ठीक है, पूरा डिटेलिंग अभी नहीं लिखूंगा, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ ही समझाते हुए चलूंगा। तो ये होता है स्टूडेंट ट्रांसफ़र फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए CS/RS, और ये आ जाता है आपका समेशन ऑफ PK इंटू डेल के और डिवाइडेड बाई डेल्टा। ठीक है, अब ये PK क्या होता है, डेल के क्या होता है, वो सब बताऊंगा अभी। देखें, आपको सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, आप लोगों को यहाँ जो आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ होगा, ठीक है, फर्स्ट टास्क जो आप लोगों का होगा वो होगा आपका फॉरवर्ड पाथ पहचानने का। ठीक है, कि कितने फॉरवर्ड पाथ हमें यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले हम जो कहानी लेकर चल रहे हैं वो फॉरवर्ड पाथ की। फॉरवर्ड पाथ होता है मतलब आपका लेफ्ट से राइट की साइड में आपको पाथ देखना है। ठीक है, ये इनपुट से आउटपुट के साइड जो बढ़ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि 1 2 3 और ये 4, तो पहला फॉरवर्ड पाथ अगर मैं देखूं, पहले फॉरवर्ड पाथ को अगर मैं लेकर भी चलता हूं, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है स्टूडेंट आपका, ये मेरा पहला फॉरवर्ड पाथ है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमने यहाँ से कहा भी कि पहला फॉरवर्ड पाथ P1 इज इक्वल्स टू, इसमें कौन कौन सा गेन आ रहा है, G1 आ रहा है, 1 आ रहा है, बस 2 ही गेन है आपके। तो यहाँ से मैंने कहा कि पहला फॉरवर्ड पाथ हो गया G1 आपका। ठीक है, दूसरा भी यहाँ से दिख रहा है स्टूडेंट, आप यहाँ से देखेंगे कि आप यहाँ से गए, मतलब ऐसा पाथ हमें देखना है जो हमें इनपुट से आउटपुट तक पहुँचा रहा हो। फिर इसके बाद आप यहाँ से होते हुए गए और इसके बाद साफ दिख रहा है कि ये भी आउटपुट पर पहुँचाएगा। तो मैंने कहा कि 2 फॉरवर्ड पाथ हैं, दूसरा फॉरवर्ड पाथ हमने यहाँ से लिखा G2 इज इक्वल्स टू, यहाँ गेन हमने देखा तो बीच में सिर्फ कितना आ रहा है आपका, G2 आ रहा है, तो ये आपका गेन G2 आ गया। सबसे पहली बात फॉरवर्ड पाथ की जो हमने देख ली है। अब आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, इसी से आगे देखते हैं, ये तो बात हुई फॉरवर्ड पाथ की। नेक्स्ट देखते हैं, यहीं से हमने कहा लूप देखते हैं। ठीक है, सेकंड काम आपको क्या करना है, लूप देखना है यहाँ पे। ठीक है, कि लूप कितने हैं, लूप्स को देखते हैं। देखिएगा, लूप कहने का मतलब मैंने समझाया भी था कि ऐसा क्लोज पाथ जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पर एंड हो। आपने कहा कि सर ये है एक, तो ठीक है, तो लूप, पहला लूप मैंने वहाँ दिखाया आपको। इसको अगर मैं लिखता हूँ कि कैसे लिखना, आपको हर एक गेन को मल्टीप्लाई करके, तो G1 था और -H1 था, तो ये आ गया -G1 इंटू H। ठीक है, ये आ गया, माइनस था पहले से तो ये आ गया। और कोई लूप बन रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो और हमारा कोई भी लूप नहीं बन रहा है और कोई क्लोज पाथ नहीं बन रहा है। ठीक है, फिर तीसरी बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की, यहीं से ये लूप भी हमने देख लिया। इसी सीक्वेंस में अगर मैं थर्ड अब कहता हूँ, तीसरी बात को अगर हम देखते हैं,
ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा जो वैल्यू निकलती है स्टूडेंट आपकी, ये होता है आपका फॉर्मूला, ध्यान से देखना, 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप्स, कि सारे लूप का सम, ठीक है। तो एक ही लूप है स्टूडेंट आप लोगों का, तो यहाँ से हमने कहा कि G1 इंटू एच, फिर नॉन टचिंग आना था, तो यहाँ लूप ही एक है तो बात खत्म हो गई। ये आ गया आपका 1 प्लस G1 इंटू एच, ठीक है। तो ये आ गया आपका डेल्टा। फिर बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ हमने लिखा था डेल्टा के, ठीक है, ये डेल्टा के लिखा था, ठीक है। तो फोर्थ अगर मैं यहाँ से लेकर चलता हूँ, फोर्थ अगर मैं देखता हूँ तो डेल्टा के पी के, यहाँ के इज इक्वल टू 1 से लेकर आप लोगों का n तक चलता है। तो P1 और K1 आना था, तो P1 और डेल्टा 1 आना था। तो डेल्टा 1 जब आता है स्टूडेंट आपका 1 माइनस वो लूप जो पहले फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है। पहले फॉरवर्ड पाथ में हर एक नोड है तो ऐसा कोई लूप होगा नहीं, इसकी वैल्यू आ गई 1 आपकी। सेकंड अगर मैं देखता हूँ कि वो लूप, ठीक है, 1 माइनस वो लूप जो सेकंड फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है, तो ये भी नोड कॉमन है, तो ये 0, तो ये भी आ गया आपका, इसका वैल्यू भी 1 हो गया। इस हिसाब से अब यहाँ मैं मैसन्स गेन फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ, ठीक है। हमारे पास सिंपल क्या आएगा स्टूडेंट आप लोगों का, CS अपॉन RS बराबर, अगर मैं देखता हूँ कि सिंपल कैसे आएगा, P1 इंटू डेल्टा 1, ठीक है, अगर ब्रेक करता हूँ, और प्लस P2 इंटू डेल्टा 2 और डिवाइड बाई डेल्टा, ठीक है। फटाफट से उठाकर वैल्यू रखते हैं। हमने कहा P1 का वैल्यू हमने निकाला था, कितना था, G1 था, ठीक है। डेल्टा 1 था तो ये हो गया। P2 कितना आप लोगों का, G2 था, ठीक है। नीचे डेल्टा की बात करता हूँ तो ये आ रहा था 1 प्लस G1 इंटू एच, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या आ गया, ट्रांसफर फंक्शन आ गया। आप लोग मैच कर सकते हैं कि G1 प्लस G2 डिवाइड बाई 1 प्लस G1 इंटू एच। ऑप्शन बी हमारा क्या आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। जिसको क्लियर ना हो वो पूछ सकता है, सही है। सिंपल से इस तरह के क्वेश्चंस ही आप लोगों के पास एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। इसलिए एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें, जहां पर क्लियर ना हो उस बात को पूछें फटाफट से। ठीक है, इतना। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन एन इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ इज गिवन बाय द नेट गेन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट नोड इज नोन एज, ठीक है, ओवरऑल गेन, स्टेबिलिटी, बैंडविड्थ और स्पीड, ठीक है। कि जो आपका यहाँ से हमने क्या कहा है, क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़िएगा। ये कह रहा है आप लोगों का इनपुट और आउटपुट के, या इनपुट और आउटपुट वेरिएबल के बीच का वो रिलेशन, ठीक है। जहाँ हम लोग नेट गेन की जब बात करते हैं इनपुट और आउटपुट के बीच में, तो वो ओवरऑल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं लेकर भी चलता हूँ कि नेट गेन जो आपका निकल कर आता है वो क्या होता है स्टूडेंट, आपका ओवरऑल गेन होता है किसी भी सिस्टम का, ठीक है। जो हम लोग ओवरऑल निकालते हैं वो क्या निकल के आता है, आपका गेन होता है आपका किसी भी कंट्रोल सिस्टम का। बी नहीं होगा, ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट आप लोगों का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फीडबैक ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। कि ये आपके पास 3-4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन थोड़ा सा नीचे दब रहा है, इसको देख लीजिएगा। इसमें क्या लिखा है, या मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ इसको, कि जो ऑप्शन डी है स्टूडेंट आप लोगों का वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका 1, 2, 3 एंड 4 ओनली, ठीक है, ये है आपका चौथा ऑप्शन जो था। चलिए अब बताइए, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका, या कौन से स्टेटमेंट आपके सही है। पहला लिख रहा है कि फीडबैक कैन इम्प्रूव स्टेबिलिटी और बी हार्मफुल टू स्टेबिलिटी इफ इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली अप्लाइड। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं पहले स्टेटमेंट को देखूं तो मैंने आपसे शुरू से अभी तक की क्लास में कहा भी कि फीडबैक हो सकता है वो स्टेबिलिटी को बढ़ा दें, ठीक है, अगर नेगेटिव लगाओगे, और हो सकता है कि वो स्टेबिलिटी को और ज़्यादा बिगाड़ दे, हार्मफुल कर दे, ठीक है, अगर आपने पॉजिटिव फीडबैक लगाया है। तो ये कहानी आएगी इम्प्रूव होगा जब नेगेटिव लगाया होगा, और ये आएगा जब ये पॉजिटिव लगाया होगा। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट कि ये सही लिखा हुआ है। यहाँ से मैं लेकर भी चलता हूँ कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है।
दूसरे स्टेटमेंट पे आइए कि फीडबैक कैन ऑलवेज इम्प्रूव। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज, भाई अगर आप पॉजिटिव फीडबैक लगा दोगे तो वो इम्प्रूव थोड़ी करेगा उस केस में आपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं है कि फीडबैक हमेशा आपकी स्टेबिलिटी को नहीं बढ़ाता है। वो डिपेंड करता है कि आपने उसको लगाया कैसे, आपने फीडबैक अप्लाई कैसे किया है। थर्ड स्टेटमेंट आपका, इन मैनी सिचुएशंस द फीडबैक कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉइस एंड डिस्टर्बेंसेस ऑन द सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है, कि यहाँ मैंने क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों का कि इन मैनी सिचुएशंस, कि बहुत सारी कंडीशंस या बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे होती हैं स्टूडेंट आप लोगों की कि जिसमें अगर मैं जनरली कहूँ भी कि फीडबैक क्या करता है स्टूडेंट आप लोगों का, नॉइस और डिस्टर्बेंसेस को घटाता है। तो इसने ऑल कंडीशन नहीं कही है, ऑल सिचुएशन नहीं कहा है, इसने बहुत सारी या मैनी सिचुएशंस कही है। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप नेगेटिव फीडबैक को लगा देते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक लगाने से आपका नॉइस या फिर डिस्टर्बेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, आपका रिड्यूस होता है। तो भाई इसका मतलब कि आपका कि ऑप्शन थर्ड भी सही है, ठीक है। अगर ऑल सिचुएशंस लिख देता तो गलत हो जाता, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट पर आता हूँ स्टूडेंट में, फोर्थ स्टेटमेंट पर, कि इन जनरल द सेंसिटिविटी ऑफ अ सिस्टम गेन ऑफ अ फीडबैक सिस्टम ऑफ अ पैरामीटर वेरिएशन डिपेंड्स ऑन वेयर द पैरामीटर इज लोकेटेड। कि यहाँ आपको एक बात पता रहती है फीडबैक सिस्टम में या क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में, कि सिस्टम वेरिएशन किसी भी पॉइंट पर आपका तब आता है या वहाँ पर आता है जहाँ पर वो डिफाइंड है। ओपन लूप की तरह नहीं है कि कुछ भी कहीं भी किसी भी पार्ट में फ्लक्चुएशन होगा तो ओवरऑल आउटपुट वेरी कर जाएगा। तो इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर स्टूडेंट आपका सेकंड सिर्फ गलत था, 1, 3 और 4, ठीक है। तो 1, 3 और 4 जो आप लोगों का है वो ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख भी सकते हैं कि दैट इज ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो आएगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। एक एक चीज़ को ध्यान से देखें, सुनते रहें और समझते हुए चलते रहें। फिर से आपको बता दूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक के ही क्वेश्चन हैं, जो 7000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की बुक है, ठीक है। तो ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बुक में आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। बेनिफिट्स ऑफ द फीडबैक इज, ठीक है, कि क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं फीडबैक के, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम ग्रेटर, कि परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। दूसरा आप लोगों का कि नीड फॉर सिस्टम मच लार्जर पाथ गेन एंड सिस्टम इंस्टेबिलिटी, ठीक है। या फिर कंट्रोल्ड वेरिएबल एक्यूरेटली फॉलोज द डिजायर्ड वैल्यूज, या फिर लेस अफेक्टेड बाय द पैरामीटर वेरिएशन। बताइए ज़रा, अभी इससे रिलेटेड या इससे मिलती जुलती कहानी हुई है, तो ज़रा आप लोग इसका आंसर दीजिए कि क्या बनेगा। हो गया ये, क्या बेनिफिट होता है, ऑप्शन सी। देखें, बेनिफिट की बात की है कि फीडबैक लगाने से क्या बेनिफिट होता है। सिस्टम की परफॉर्मेंस ग्रेटर होती है, वो डिपेंड करता है फीडबैक लगाया कैसे है,
ठीक है। मस्ट लार्जर पाथ गेन, तो ये कोई फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी पर। कंट्रोल्ड वेरिएबल एक्यूरेटली फॉलो करेगा, कंट्रोल करने पर आ चुके हो, ठीक है, तो फिर वो एक्यूरेटली वेरी तब करेगा जब वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो फ्लक्चुएशन लाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि फीडबैक लगाने से जो डिफरेंट पैरामीटर्स के कारण वेरिएशन आ रहा था वो अब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब सिस्टम जब भी आउटपुट को जनरेट करेगा वो अपने प्रॉपर कंपैरिजन के बेसिस पर जनरेट करेगा, और कंपेयर करके अगर आउटपुट जनरेट हो रहा होगा तो आपका आउटपुट जो आएगा वो सटीक आएगा, एक्यूरेट आएगा, ठीक है, वहाँ पर फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन सेंसिटिविटी इज मिनिमम इन, ठीक है, कि फीडबैक का जो इफेक्ट होता है सेंसिटिविटी पर वो मिनिमम कहाँ पर होता है? अरे कहाँ पर होता है आपका? इस क्वेश्चन को भी बताना पड़ेगा क्या? ओपन लूप कहने का मतलब क्या है आपका? इसमें अगर आप देखोगे कि ओपन लूप, तो भाई ये बात कर रहा है फीडबैक की। ओपन लूप में कोई भी फीडबैक नहीं होता है, ठीक है। फीडबैक होता ही कहाँ है आप लोगों का? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में होता है। तो सिंपल सी बात है कि आंसर कौन सा आएगा आपका? ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है, कि यहाँ से जो राइट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम विद द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज, कि यहाँ पर आप लोगों को क्या बताना है स्टूडेंट? आपका टाइप और आपको टाइप और ऑर्डर दो चीज़ें पूछता है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि टाइप की जब बात करेगा तो आपको सिंपल सी बात क्या याद रखनी है कि नंबर ऑफ पोल्स, कि कितने पोल्स हैं आपके एट ओरिजिन, कि ओरिजिन पर कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा कि अगर आपसे ऑर्डर की बात करता है तो ऑर्डर में आप लोगों को क्या बताना होता है? यहाँ से अगर मैं लेकर भी चलूँ कि मैक्सिमम पावर, ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ एस, कि जो एस है उसकी मैक्सिमम पावर इन डिनोमिनेटर, ठीक है, जो हर वाला भाग है वहाँ पर आप लोगों की एस की मैक्सिमम पावर। जैसे यहाँ से अगर मैं देखूँ भी तो मैं सिंपली अगर देखूँ तो एस इज इक्वल टू, यहाँ अगर मैं पोल्स को निकालता हूँ, पोल्स हमेशा आपके हर वाले भाग से निकलते हैं। तो भाई पोल्स अगर आप देखोगे तो पहला पोल आपका एस इज इक्वल टू 0 पर और दूसरा है एस इज इक्वल टू -1 पर। तो एस इज इक्वल टू 0 पर कितना पोल है आपका? एक पोल है। तो इसका मतलब टाइप कितना आना आपका? 1 आना है, ठीक है। तो दो ऑप्शन अभी तक सही है, ठीक है। वहीं अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूं तो मैंने कहा कि मैक्सिमम पावर आपको बतानी है। तो मैक्सिमम पावर पर अगर आप जाओगे तो यहाँ से आपने क्या कहा कि ये कैसे हो जाएगा आपका? 1 + s² हो जाएगा। उस हिसाब से ऑर्डर कितना आएगा आपका? 2 आएगा। तो 1 नहीं आएगा आपका, 2 आएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी हमारा क्या है? ओवरऑल राइट आंसर है, ठीक है। बी वाला आंसर आधा सही था पर आधा गलत था, ठीक है। बाकी ए और सी तो आपके आंसर की कैटेगरी में है ही नहीं। ऑर्डर आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि टाइप देखना होगा तो पोल्स देखने हैं ओरिजिन पर, ठीक है। ऑर्डर बताना होगा तो एस की मैक्सिमम वैल्यू, वो एक्स की मैक्सिमम पावर देखनी है आपकी डिनोमिनेटर पर, कि मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है। हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं कि यूज मैसन्स गेन फॉर्मूला फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन। कर लोगे खुद से? जरा फटाफट से करके दिखाना कि क्या आंसर बन रहा है।
हो गया। देखो यहाँ से अगर मैं बात भी करता हूँ, अगर हम नॉर्मली लेकर भी चलते हैं तो हमने क्या कहा था, मैसन्स गेन फार्मूला कैसे लिखा था, पहले फार्मूले को ज़रा याद कीजिएगा। हमने कहा था कि ट्रांसफ़र फंक्शन बराबर जो आता है आपका समेशन पी के इंटू डेल के और डिवाइड बाई ये था आप लोगों का डेल्टा। ये कुछ इस तरह से था आपका, ठीक है। यहाँ से हमने कहा भी कि कुछ ऐसे निकल कर ये आता है। फिर इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ, यहीं से अगर मैं लेकर भी चलता हूँ, मैंने क्या कहा कि सबसे पहला जो काम आपको करना था वो देखने थे आपको फॉरवर्ड पाथ, कि कितने और कौन कौन से फॉरवर्ड पाथ हैं। तो फॉरवर्ड पाथ जब देखने की बारी आई तो हमने कहा कि फॉरवर्ड पाथ मतलब ऐसा पाथ जो इनपुट से ये आर से लेकर मुझे कहाँ पहुँचा दे, आउटपुट तक, ठीक है। तो हम अगर यहाँ से देखते भी हैं स्टूडेंट, फॉरवर्ड पाथ्स को अगर हम लिखते भी हैं तो मैंने सिंपल कहा कि ये यहाँ तक गया, फिर यहाँ गया और यहाँ गया, तो एक फॉरवर्ड पाथ तो सीधे यही है, ठीक है। कि पहला फॉरवर्ड पाथ हमने लिखा P1 इज इक्वल टू ये कितना आपका, इस रास्ते में आने वाले सारे गेन को मल्टीप्लाई करूँ तो सिंगल गेन आपका क्या था, G2 था, ठीक है। तो ये मैंने कहा कि आगे आपका G2। सेकंड पाथ को अगर मैं देखता हूँ, सेकंड फॉरवर्ड पाथ, तो हमने कहा कि हम यहाँ से चले और ये इस तरह से हम लोग कहाँ पहुँच गए, आउटपुट पर, ठीक है। तो ये आउटपुट पर ऐसे हम लोग पहुँचे तो सेकंड का गेन जो आ रहा आप लोगों का वो G1 था, ठीक। इसी तरह से फिर मैंने आगे कहा, यहीं से आगे अगर हम देखते हैं, फिर आपको देखने हैं स्टूडेंट आपके लूप, कि लूप कहाँ कहाँ पर बन रहे हैं और कितने बन रहे हैं। हमने कहा लूप वो होता है कि इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, तो हमने पहला लूप कहा कि ये ऐसा, ठीक है, ये हो गया हमारा लूप 1, ठीक है। यहाँ अगर मैं इंडिकेट भी करता हूँ तो मैंने कहा भी कि एक लूप तो हमारा ये बन रहा है, ये ऐसा आ गया आपका लूप 1, ठीक है। ये हो गया हमारा L1, कि इस नोड से स्टार्ट हुआ था, इसी नोड पर आ गया। दूसरा लूप एक और दिखाता हूँ स्टूडेंट आपको, कि आपने कहा कि इस नोड से स्टार्ट हुआ था और ऐसे ये आप देख सकते हैं कि पूरा सर्कल बनकर आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका लूप 2, ठीक है। तो पहले लूप को देखते हैं स्टूडेंट हम लोग। हमने कहा कि फर्स्ट लूप को अगर हम देखेंगे L1 और ये आ जाएगा सेकंड L2। L1 नीचे हमने कहा था तो ये G2 इंटू माइनस एच, तो ये आ गया माइनस G2 इंटू एच, ठीक है। ऊपर से आ रहा था G1 इंटू माइनस एच, हो जाएगा तो माइनस G1 इंटू एच, ये आ गया आपका दूसरा लूप। फिर इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, यहीं से और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो फिर मैंने कहा कि यहाँ से डेल्टा 1 अगर मैं लिखता हूँ तो डेल्टा 1 होता आप लोगों का 1 माइनस उन लूप्स का समीशन जो पहले फॉरवर्ड पाथ, तो पहले फॉरवर्ड पाथ पे सारे नोड हैं तो ये 0, तो ये आ जाएगा 1। डेल्टा 2 आता है कि 1 माइनस वो फॉरवर्ड पाथ जो सेकंड लूप को, वो सेकंड फॉरवर्ड, वो लूप आपके जो सेकंड फॉरवर्ड पाथ को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये टच नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा भी कोई नहीं है, ये भी आ जाएगा 1 आपका। फिर इसी तरह से अगली बात पर मैं बढ़ता हूँ। मैंने कहा डेल्टा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप्स, तो ये माइनस माइनस को सीधे प्लस कर देता हूँ, G1 इंटू एच और प्लस G2 इंटू एच। इनमें से नॉन टचिंग तो कोई नहीं है, तो कहानी ख़त्म आपकी है। इसके बाद अब अगर मैं लिखता हूँ तो मैंने कहा कि ट्रांसफ़र फंक्शन बराबर, ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा आप लोगों का यहाँ से डेल्टा 1 इंटू P1, ठीक है, फिर आपका डेल्टा 2 इंटू P2 और डिवाइड बाई ये आ जाएगा आपका डेल्टा, ठीक है। रखें वैल्यू उठाकर, डेल्टा 1 कितना आप लोगों का 1 है, P1 कितना आपका G2 है, ठीक है, प्लस फिर डेल्टा 2 आपका 1 है और ये आ जाएगा आपका G1 डिवाइड बाई डेल्टा अगर मैं देखता हूँ तो ये हो गया 1 प्लस G1 इंटू एच और प्लस G2 इंटू एच। ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन ये आएगा, तो G1 प्लस G2 डिवाइड बाई 1 प्लस ये आ गया आपका G1H G2H। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है, कि करेक्ट आंसर जो आ रहा है दैट इज ऑप्शन सी है, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लें, बाकी जिसको नहीं क्लियर हो रहा हो या नहीं समझ आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी डाउट लगे वो चीज़ आप लोग प्रॉपर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों का। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि यूपीएमआरसी जेई की आप लोगों के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में 10 फुल लेंथ पेपर की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। फुल लेंथ मतलब जिसमें टेक और नॉन टेक दोनों होगा। तो इस लास्ट टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट जितने भी हैं, आप लोग अगर इन टेस्ट पेपर्स को देना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन से आप लोग इन टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्ड कोर्स आपके लिए हैं ही, चाहे वो ITI के लिए हो चाहे वो जेई के लिए हो। और ये आप लोगों का एक बहुत बड़ा टेस्ट सीरीज है जिस पर अभी भारी डिस्काउंट चल रहा है। सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको 50,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ मिल रहे हैं।
चलिए बाकी हमारी बुक है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, आपका सीलिंग फैन सिस्टम इज विच टाइप ऑफ सिस्टम। एक बात बताइए मुझे, क्या पंखा आपने जैसे तेज स्पीड में चलाया और रात को आपको ठंड लगने लगी या मौसम ठंडा हो गया तो क्या वो अपने आप अपनी स्पीड को कम कर लेता है? ठीक है। या कभी आपने जैसे दिन में फ़ैन चलाया हुआ, गर्मी ज़्यादा लग रही है और आपने फ़ैन की जो स्पीड सेट की थी, क्या फ़ैन अपने आप तेज चलने लगता है, ज़्यादा हवा देने लगता है? नहीं होता ऐसा। तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट आपका कि ऐसा कोई भी सिस्टम जो अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता। अच्छा, सीलिंग फैन ये ऊपर वाला पंखा होता है हमारा, हाँ ठीक है। तो सीलिंग फैन कैसा सिस्टम होता है स्टूडेंट आपका? ओपन लूप क्लोज, वो क्या कहते हैं, कंट्रोल सिस्टम या ओपन लूप सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें कोई फीडबैक नहीं होता है, ये अपने आप से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का? ओपन लूप सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When writing a transfer function, which of the following loops are not valid loop? कि जब भी ट्रांसफर फंक्शन लिखा जाता है, हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ को देखा था कि जब भी हम आपका क्या करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन को लिखते हैं तो एक ऐसा लूप होता है स्टूडेंट आप लोगों का जो हमारा वैलिड लूप कंसीडर नहीं होता है। और वो कौन सा होता है स्टूडेंट आपका? अगर मैं इनपुट पर ही क्या बना दूं, लूप बना दूं, तो आपको लगता है उसका कोई औचित्य है? कुछ भी औचित्य नहीं है। उसकी जगह पे मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, गेन लिख सकता हूँ इनपुट से। तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट आपका कि जब भी हम ट्रांसफर फंक्शन लिख रहे होंगे, आपका जो सेल्फ लूप होता है इनपुट पर, उसका कोई मतलब नहीं रहता है, उसका कोई वैलिडेशन नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि सेल्फ लूप एक आपका वैलिड लूप नहीं होता है, पर कब? जब वो सिर्फ इनपुट पर है, क्योंकि वहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, उसे मैं डायरेक्टली गेन लिख सकता हूँ, वो लूप कंसीडर नहीं होगा आपका वहाँ। ठीक है, क्लियर है इतना? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन इसे रखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर होनी है। ये सेशन हमारा यूट्यूब पर है। फिर e की पावर -at, ध्यान से देखना स्टूडेंट आप लोग कि हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है। हमारे पास एक जनरल फंक्शन है e की पावर -at। नमस्ते सर। हाँ, ठीक है, फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे बताना है आपको। मैंने थोड़ी देर पहले भी फॉर्मूला लिखाया भी था कि e की पावर -at अगर आपका लिखा हुआ है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको बताना है। तो आप कहते भी ये जो प्रॉपर्टी हमारी आती है, आपका क्या होता है, एस डोमेन शिफ्टिंग या फिर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग होती है। जी सर, जी सर, ठीक है। इसमें हमें करना क्या था आपका, जब हम पूरा डेरिवेशन नहीं दिखा रहा हूँ, सिंपल इसका सीधे शॉर्टकट दिखा रहा हूँ कि आपका जो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है या स्टेप फंक्शन होता है, उसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म आता है 1/s। अब आपको सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि एक्सपोनेंशियल टर्म की पावर अगर माइनस है तो यहाँ आपका कैसा आता है, प्लस आता है। अगर ये प्लस होता तो फिर आपका एस डोमेन में कैसा आ जाता, माइनस। और प्लस आपको वो क्वांटिटी करनी है जो आप लोगों का यहाँ कांस्टेंट वेरिएबल होगा, तो s + a आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्या आना था स्टूडेंट आप लोगों का, 1/s + a। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, हमारा राइट और करेक्ट आंसर होना था। ठीक है, हाँ, पॉजिटिव पावर होती तो s - a हो जाता, सिंपल। सही है इतना? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ में क्या लिख रहा है कि एक ट्रांसफर फंक्शन है, मुझे बताने हैं नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात को याद रखिएगा स्टूडेंट आप लोग कि किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के लिए आपका जो न्यूमरेटर वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो हमें बताता है जीरोस को। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है, डिनोमिनेटर कहने का मतलब आपका हर वाला जो पार्ट होता है, ये बताता है स्टूडेंट आप लोगों का पोल्स को। ठीक है, तो पोल्स निकालने हैं तो मुझे कहाँ देखना पड़ेगा, हर वाले भाग में देखना पड़ेगा। ठीक है, जीरोज निकालने होते तो मुझे कहाँ देखना पड़ता, अंश वाले भाग में, आपका न्यूमरेटर पार्ट में देखना पड़ता। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ स्टूडेंट कि इससे निकालूंगा तो s + 1 = 0 रखूंगा तो वैल्यू आ जाएगी s = -1। पहला पोल आ गया आपका। इसी तरह से दूसरा देखूंगा कि ये मैंने कहा कि s + 2 = 0 रखूंगा तो ये आ जाएगा s = -2। ये दूसरा पोल आ गया आपका। फिर यहीं से अगर मैं देखता हूँ, मैंने कहा कि ये s + 3 था तो ये हमने कहा कि s + 3 = 0, तो इस हिसाब से s = -3 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि पहला पोल -1, दूसरा पोल -2 और तीसरा पोल आपका कहाँ पर है, -3 पर है। तो कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ से देखूँ भी स्टूडेंट तो हमारे पास क्या है, 3 पोल्स हैं।
ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि कितने पोल हैं आपके, 3 पोल हैं। ये पहला पोल हो गया आपका, ठीक है, नंबरिंग आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेकंड पोल हो गया और ये आगे आपका थर्ड पोल हो गया। ठीक है, तो 3 पोल यहाँ पर थे, तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी के क्वेश्चंस आप लोग जितने भी बाकी के सेशन भी, चाहे वासुतोष सर की क्लास है, मनीष सर की क्लास है, एक एक क्लास को ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, जहाँ पर जो भी डाउट लगे सर लोगों से पूछते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट हम लोग। बाकी के स्टूडेंट्स को, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के स्टूडेंट हैं, उनको ज़रूर बताइएगा कि ये कोर्सेस ओपन रखी, ये क्लासेस ओपन रखी गई है, इनके लिए कोर्स को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो सभी लोग क्लासेस को ज़रूर देखें। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे बिल्कुल। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।